नहीं मेरे अच्छा पढ़ना शुरू किया था हमने चैप्टर 4 से। और छोटी छोटी बातें हमने कल कर ली थी कुछ हल्की फुल्की। एक तो मेरे बच्चे हमें टैक्स ईयर का पता चल गया फिलहाल अभी तक। उसके बाद टैक्स ईयर के बाद क्योंकि ये प्रैक्टिस टैक्स ईयर के तो साथ साथ होती जानी है, ये जगह जगह में आना है। इवन देन अभी जब हम ये पढ़ेंगे, ये जो भी चीज़ पढ़ेंगे उसमें टैक्स ईयर आना है मेरे बच्चे, वो हर दफ़ा ये लाजमी उसका सवाल ही तब कंप्लीट होता है जब वो आपको कहता है ये फलाने टैक्स ईयर के लिए मुझे ये चीज़ तैयार करके दो। कोई कैलकुलेशन करवानी है, कोई उसने रेजिडेंट का स्टेटस चेक करवाना है, कुछ भी करवाना है, वो टैक्स ईयर के लिहाज से होता है। इसलिए मेरे से वो तो बार बार आता रहेगा, इसलिए मेरा ख्याल है उस पर हम मजीद टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। तो टैक्स ईयर हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद कल हमने कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम की बातें करनी शुरू की थी। उसमें हल्का सा हमें एक तो हमने इनकम की डेफिनेशन पढ़ी थी, और कल हमें पता चल गया था कि इनकम कहते किसको है। एक तो वो पांचों हेड से जो हम इनकम कमाते हैं वो भी हमारी इनकम है। उसके बाद अगर कोई फाइनल टैक्स रजीम में इनकम जाएगी, रजीम का लफ्ज कल हमने वैसे डिस्कस किया था, ये टैक्स वालों के तरीकाकार हैं। एक तो ये जो है ये नॉर्मल टैक्स रजीम है, क्या होता है ये भी हमने नहीं पढ़ा। ये फाइनल टैक्स रजीम है, ये क्या है हमें नहीं पता, बस एक ऐसी इनकम है जब जिस पे जैसे हम इनकम कमाते हैं ऐसे सोर्स से, जैसे जब हम इनकम कमाते हैं वो सोर्स हमें टैक्स काट के उसमें से वो पे करेगा बाकी बैलेंस। तो इस तरह की जो इनकम कमाते हैं हमने डिस्कस किया था, वो भी इनकम है। अभी ये क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिर हमने डिस्कस किया था इसके अलावा कोई और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में कोई इनकम जाती हो वो भी इसमें शामिल होगी, और लॉस भी इनकम का हिस्सा था। अभी बस इतनी बातें ये याद नहीं करना एज इट इज आपने, फिलहाल पता हो कम से कम ये इस तरह की चीजें हैं इसके अंदर। जब पढ़ेंगे तो फिर आप खुद ब खुद इंशाल्लाह, क्योंकि चैप्टर 4 पे जब सारा इनकम टैक्स पढ़ लेंगे, चैप्टर 4 पे हमने आखिर पे फिर दोबारा वापस आना। क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया था ये तीनों चीजें हमने पढ़नी है। MTR NTR और FTR, ये जो भी होंगे ये सारे मेरे हमने पढ़ने हैं। जब ये हमारा सारा इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा तो सब कुछ हमें पता चल जाएगा, फिर दोबारा आएंगे इंशाल्लाह इसके ऊपर। और फिर मेरे कल हमने टैक्स की डेफिनेशन भी पढ़ ली थी। कल हमने डिस्कस किया था टैक्स एक तो वो जो इम्पोज करते हैं अंडर चैप्टर 2, ये जिनके सारे हेड से इनकम इकट्ठी करें उसके ऊपर जो टैक्स पे करते हैं अकॉर्डिंग टू जो जो टेबल शेबल हैं जो सीखेंगे इंशाल्लाह। एक तो उसके मुताबिक जो टैक्स पे करते हैं वो भी टैक्स होता है, और इसमें शामिल था मेरे चाहे कोई पेनल्टी हो किसी तरह की टैक्स वाले इम्पोज करते हैं वो भी कहता है टैक्स ही समझा करो इसको। और फीस और अदर चार्जेस, अगर वो टैक्स वाले किसी तरह के आपको कोई प्रोसेसिंग फीस कोई इस तरह के चार्जेस लगाते हैं वो भी मेरे टैक्स ही कंसिडर होगा। इवन कल हमने टैक्स की डेफिनेशन के अंदर एक और चीज डिस्कस की थी, और मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि बच्चे जब भी हम इनकम कैलकुलेट किया करेंगे, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट किया करेंगे, आपने हमेशा उस टैक्सेबल इनकम पे ध्यान रखना है क्या वो 10 मिलियन से ज्यादा है या 10 मिलियन से कम हो। अगर 10 मिलियन से ज्यादा हुई, 10 मिलियन हुई, तो फिर हमने 9% या 10% मजीद जो टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट किया करेंगे रेट लगा के, उसके बाद वाली अमाउंट के ऊपर हम मजीद लाइबिलिटी भी कैलकुलेट किया करेंगे। ये भी एक ऐसी चीज है जो ऑन गोइंग ये चलती रहेगी। ये चीजें टेस्ट नहीं करता वो, जाहिर बात है ये चीजें इस तरह की अभी फिलहाल पूछने वाली कोई नहीं आएगी इस चैप्टर में। हाँ एक चीज पढ़ ली आपने टैक्स ईयर के मामला, वो चेंज करने के खास तौर पे, ये तो बहुत दफा पूछा हुआ है। तो बेटा कल हमने थोड़ा सा जिक्र कर लिया था हेड्स ऑफ इनकम का, कि जो पहला अगर हम इनकम की डेफिनेशन जब हमने पढ़ी थी, जो पहली पहली है इसकी डेफिनेशन के अंदर लिखा था, जो सेकंड उसके वाला था कि सेकंड चैप्टर के अंदर है, वो 5 हेड्स हैं। वो 5 हेड्स की हमने कल इनकम वैसे डिस्कस किया था कि 5 हेड से मुराद क्या था। एक तो मतलब चाहिए अगर हम कहीं पे नौकरी कर रहे हो वहां से सैलरी इनकम कमाते हैं, या अगर कोई प्रॉपर्टी हो उस पर रेंट। देखो बार बार कुछ चीज़ों का हम बार बार चर्चा करेंगे ताकि वो चीज़ें हमारे दिमागों में पक्की बैठ जाए। अगर हमारे पास प्रॉपर्टी हो उस प्रॉपर्टी को रेंट पे देके हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमाते हैं, ताकि हमारे दिमाग में शुरू से बैठना शुरू हो जाए ये कोई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में सिर्फ वो चीज आएगी जो रेंट वाली हो। इसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बेचकर भी होती है वैसे अगर देखा जाए, लेकिन वो आम दुनिया में होती है, टैक्स वालों के नजदीक बेचकर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होती कोई प्रॉपर्टी बेचे। तो खैर अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी हो उसको रेंट पे देके हम उससे भी इनकम कमाते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। या कोई कारोबार हो तो उससे इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाते हैं। या मेरे हमने डिस्कस किया था कोई चीज बेचें, कोई चीज क्या है वहां पे देखेंगे कैपिटल एसेट हो उसको बेचकर कुछ कमाएं तो वो भी मेरे से हमारा इनकम, ये कैपिटल गेन आया करेगा। और एक फिर हमने डिस्कस किया था कि कोई इनकम कमाएं, जो मोस्टली ये 4 हेड्स होते हैं। इसके अलावा भी अगर आपने कुछ कमा लिया है तो वो शायद फिर कुछ और हेड तो है नहीं इनके पास, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, जो एक अज्यूम कर लो कि हर तरह की इनकम जो कहीं और सेट नहीं होती फिट नहीं होती वो यहाँ पे फिट हो जाया करेगी। ये कि बताएगा वो कौन कौन सी इसमें है। हमने वही पढ़नी है जो यहाँ पे बता देगा, उससे ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं होगी। हर हेड की इनकम वो क्लियरली बताएगा। ये सारे हेड्स ही हमने डिस्कस कर रहे थे। तो बेटा उसके बाद ये हमने डिस्कस कर लिया था हल्का सा, ये अभी हेड्स का ही दोबारा जिक्र हुआ था। और ये हर हेड की इनकम कल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने कल सीखा था थोड़ा सा, इनके हल्की से अभी जिक्र हुआ था। अज्यूम कर लो हमने ये पढ़ा था कि एक मिस्टर ए है, इस मिस्टर ए की आप टैक्स ईयर 2025 के लिए, टैक्स ईयर 2025 के लिए आप उसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना चाहते हैं। हालांकि ऊपर लिखा होता है पहले टैक्सेबल इनकम लिखते हैं फिर नीचे टैक्स ईयर लिखते हैं, खैर वो बाद में करेंगे। तो मिस्टर ए है, उसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है फॉर द टैक्स ईयर 2025। अच्छा इतनी बस बात लिखेगा वो,
कि टैक्स ईयर 2025 के लिए इसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करो। अब आपने खुद सोचना होगा कि कहाँ से लेके कहाँ तक की हमने इनकम कैलकुलेट करनी है। अजीम कर लो वो सीएफए में नौकरी कर रहा है, कोई बंदा है वो सीएफए में नौकरी कर रहा है मेरे, और पिछले 2 साल से सीएफए में नौकरी कर रहा है। तो उसकी 1 लाख रुपया सैलरी है, उसकी 1 लाख रुपया पर मंथ सैलरी है। अब मेरे बच्चे मुझे एक चीज बताओ, टैक्स ईयर 2000 पिछले वो 2024 से हमारे पास नौकरी कर रहा है। जब वो कह रहा है कि टैक्स ईयर 2025 के लिए आपने उसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है, जब हम सैलरी मेरे बच्चे यहाँ पे ऐड करेंगे, मुझे ये बताएं कि उसकी सैलरी कहाँ से कहाँ तक की ऐड करेंगे वो? कौन सा यकम जुलाई? 2024। 30 जून 2025 तक, क्योंकि टैक्स ईयर 2025 30 जून को जो एंड हो रहा है Yes. उसी के लफ्ज बोलेंगे ना। तो बाय डिफॉल्ट ये नॉर्मल टैक्स के ईयर की बात हो रही है, तो ये कोई स्पेशल थोड़ी होता है। तो टैक्स ईयर 2025 जब बात करें तो बाय डिफॉल्ट ये नॉर्मल ही होता है मेरे बच्चों, और ये 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक की होगी। आगे वो फिर हम सीखेंगे, उसमें कोई इधर उधर का भी डाटा दिया करेगा ताकि आप परेशान हो, खैर वापस आए। सैलरी मेरे बच्चे अज्यूम कर लो उसकी 1 लाख रुपया सैलरी है, तो 1 साल की सैलरी उसकी अज्यूम कर लो कि 12 लाख हो सकता है कि मेरे बच्चे वो कोई कारोबार भी कर रहा हो, कारोबार से उसने कमाया हो 2 मिलियन, और उस कारोबार 2 मिलियन कमाने के ऊपर अब यहाँ पे देखो खर्चे की भी बात करेंगे, ताकि अभी से हमारे दिमाग बनना शुरू हो जाए कि सैलरी से कोई खर्चा लेस नहीं होता, लेकिन बाकी चारों हेड से खर्चे लेस करने की इजाजत होती है। तो 2 मिलियन आपने कमाया होगा कारोबार से इस साल में, और उस पे हो सकता है कि आपका कोई 8 लाख रुपया खर्चा भी हो गया हो, तो मेरे बच्चे 12 लाख यहाँ से भी आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गई। इस तरह मेरे बच्चे हो सकता है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से आपने 10 लाख रुपया कमाया, लेकिन बच्चे उसके ऊपर 2 लाख रुपया आपका खर्चा भी हो गया, तो 8 लाख रुपया यहाँ से आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गई। इस तरह मेरे बच्चे हो सकता है कि आपने कुछ चीज़ें बेची हों, और बेचा आपने उसको अज्यूम कर लो 12 लाख रुपए का, और उसके ऊपर मेरे बच्चे 1 लाख रुपए का आपका खर्चा आ गया, तो 11 लाख रुपया ये कैपिटल गेन आ गया। उसके अलावा हो सकता है उसके पास कोई अदर सोर्सेज से भी उसने कोई इनकम कमाई हो, अज्यूम कर लो कि 3 लाख रुपया उसने कमाया और उस पर 50,000 उसका खर्चा हुआ, तो 1.5 लाख रुपया उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी आई। तो इस तरह डिफरेंट सोर्सेज से हम क्या क्या करेंगे, उसकी इनकम कैलकुलेट क्या करेंगे पांचों हेड से। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे देखोगे जो हमने डिस्कस किया था कि अगर हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस में आपने 2 मिलियन की इनकम कमाई, लेकिन वहां से कुछ खर्चा भी लेस हुआ है। अच्छा, ये जो खर्चा आपने उस पर्टिकुलर हेड में से लेस किया है, कल हमने इसका नाम पढ़ा था कि इसको क्या बोला करेंगे, इसको डिडक्शन बोला करेंगे। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर हेड में जो उसकी, हर हेड की आपने अलग अलग इनकम कैलकुलेट किया करेंगे। हम ऐसे ही देखा करेंगे इंशाल्लाह, जब पूरा सवाल करेंगे हर हेड की अलग अलग इनकम कैलकुलेट किया करेंगे। और कई इन्फॉर्मेशन दे दिया करेगा मेरे बारे में कि रणवीर है वो सीएफई में नौकरी भी करता है, उसका घर है उसने उसको रेंट भी दिया हुआ है, और उसमें फलाने सोर्स से भी इनकम कमा रहा है। अच्छा, इस साल को उसकी इनकम कैलकुलेट कर दो, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सैलरी से वो कौन कौन सी चीजें कमा रहा है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से कौन कौन सी चीजें कमा रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से क्या कमा रहा है। तो इस तरह करके हमें वो बता देगा पेपर में, जितनी भी चीजें हुआ करेगी तो हम कैलकुलेट करें। लेकिन फिर हम क्या किया करेंगे, हर हेड की जो इनकम कैलकुलेट किया करेंगे उसी हेड के खर्चे भी वहीं से लेस किया करेंगे, और उन खर्चों का नाम क्या है, डिडक्शंस। फिर हमने डिस्कस किया जब पांचों हेड्स की इनकम डिडक्शंस के बाद आप वो इकट्ठी कर लो, तो उसके लफज क्या बोला करते थे, ये कोई भी यहाँ पे फिक्र आएगी, ये इसके लफज क्या बोलता है, ये टोटल इनकम है। ये क्या है, ये टोटल इनकम, यानी कि पर्टिकुलर हेड की इनकम लेस डिडक्शंस। जब इन सारे हेड्स की इनकम को इकट्ठी कर लें तो उसके लफज बोला करते हैं कि हमारी टोटल इनकम है। फिर मेरे बच्चे इसमें से हम लेस किया करेंगे। फिलहाल एक लफज अभी हमने सीखा था, इसमें कोई 3 4 तरह की चीजें यहाँ से लेस होती हैं, और कुछ इररेलेवेंट किस्म की चीजें हैं जो यहाँ पे एक दफा ऐड हुआ करेंगे, ऊपर कहीं दिखाया करेंगे, और फिर नीचे हम उसको लेस कर लिया करेंगे। कुछ ऐसी चीजें हैं, लेकिन जो जेन्युइन लेस होता है ना, जो प्योरली लेस होता है, वो यहाँ से मेनली वो डिडक्टेबल अलाउंस ही होता है, जो बिल्कुल नया आता है। वहां पे फिर मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ चीजें ऐसी हुआ करेंगी जो ऊपर एक दफा हम ऐड कर दिया करेंगे यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए टैक्स वालों को, फिर हम क्या किया करेंगे, नीचे लाके उसको टोटल इनकम में से यहाँ पे लेस भी कर दिया करेंगे। ऐसा भी कुछ हुआ करेगा, बस टैक्स वालों को रिकॉर्ड दिखाना कि भाई ये हमने, ये था, लेकिन ये तो वैसे एग्जाम्प्ट है, इसके बाद तो मैंने टैक्स देना ही नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ से आके इसको क्या कर रहा हूँ, टोटल इनकम में से लेस कर रहा हूँ। तो मेनली जो यहां से चीजें इस तरह की भी होंगी, लेकिन मेनली जो लेस होनी है वो क्या है, वो डिडक्टेबल अलाउंस है मेरे बच्चों। डिडक्टेबल अलाउंस को जब यहां से लेस करेंगे तो हमने डिस्कस किया था, इसके बाद का जो लफ्ज बोलेंगे वो टैक्सेबल, यानी कि ये वो इनकम है जो काबिल टैक्स है। अब हम क्या करेंगे, इस इनकम के ऊपर हम टैक्स रेट लगाया करेंगे। इसके ऊपर मेरे बच्चे मान लो 10% 15% जो भी टैक्स रेट हुआ करेगा वो सीखेंगे इंशाल्लाह। आज नहीं सीखेंगे, आज कुछ चीजें बेसिक हमने पढ़नी, तो उसके ऊपर हम टैक्स रेट लगाया करेंगे, मंडे को सीखेंगे इंशाल्लाह। तो टैक्स रेट लगाया करेंगे, और फिर जो भी टैक्स लायबिलिटी निकला करेंगे, फिर आगे उसका देखेंगे, आगे कुछ और भी इसमें से चीजें लेस हुआ करेंगे, क्या हुआ करेंगे, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे। लेकिन फिलहाल कल तक हमने ये सोचा था कि हमारे बच्चों को ये पता हो कि डिडक्शन क्या होती है,
डिडक्टेबल अलाउंस क्या होता है, टोटल इनकम क्या होती है, टैक्सेबल इनकम क्या होती है। फिलहाल हमें इतना पता होना चाहिए था। और फिर एक चीज हमने हमेशा ध्यान रखा करना है कि क्या टैक्सेबल इनकम हमारी 10 मिलियन है या 10 मिलियन से कम है। तो इसको भी हमने दिमाग में रखना। तो बेटा ये चीज हमने कल डिस्कस की थी, ये सारा पर्टिकुलर हेड से इनकम कैलकुलेट करने का तरीका क्या था, यहां तक हमने पढ़ लिया था, वैसे रीड कर लिया था, ये पढ़ना था, थोड़ा सा वैसे डिस्कस कर लिया था। हमने डिस्कस करना शुरू किया था रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की जो सोर्स ऑफ इनकम हुआ करेगी उसको कैसे कैलकुलेट किया करेंगे। हमने यहाँ पे मेरे बच्चे थोड़ी सी बात की थी कि अज्यूम कर लो कि ये है पाकिस्तान और ये मिस्टर ए यहाँ पे पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान में है, लेकिन मेरे बच्चे अब ये पाकिस्तान में होना यहाँ पे इस बात को साबित नहीं करेगा ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। वो सीखेंगे, एक तरीकाकार होगा, उससे पता चलेगा। लेकिन ये हमें जरूर हमने सीख लिया था कि यहाँ पे टैक्स वाले लफ्ज नेशनल और जो नेशनल नहीं है उस तरह का लफ्ज नहीं बोल रहा। वो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, नेशनल नॉन नेशनल का लफ्ज नहीं, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट है। हो सकता है, मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, हो सकता है एक बंदा हमारे मुल्क का नेशनल ही ना हो, वो कोई यूरोपीय है, लेकिन हो सकता है इस टैक्स ईयर के अंदर हमारा रेजिडेंट बन जाए। हो सकता है आप लोग पाकिस्तानी हो, यहीं पे पले बढ़े हो सकता है कि इस साल के अंदर आप यहाँ पे पाकिस्तान में रेजिडेंट ना हो। यानी कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का स्टेटस देखना होता है, नेशनल नॉन नेशनल का स्टेटस हमने नहीं देखा। नॉन नेशनल पाकिस्तान में रेजिडेंट हो सकता है, पाकिस्तान का नेशनल नॉन रेजिडेंट हो सकता है। हमने ये क्यों देखना जरूरी है, क्योंकि यहां पे मेरे बच्चे हमने एक तरीका का सीखा था। अगर तो कोई बंदा है पाकिस्तान का रेजिडेंट, अगर वो पाकिस्तान का रेजिडेंट साबित हो गया, तो अगर वो, क्योंकि इसका खास ताल्लुक बन गया हमारे साथ, इस खास ताल्लुक में इससे हम खास फेवर मिलेंगे। और वो खास फेवर क्या है कि सर पाकिस्तान से जो कमा रहे हो उसके ऊपर तो आपने टैक्स देना ही देना है। जो बाहर से कमा रहे हो ना, फॉरेन सोर्स से कोई अगर आपकी की इनकम आ रही है, फॉरेन सोर्स की इनकम ही इन पांचों हेड से हुआ करेंगे। या तो वो बाहर से कोई सैलरी कमा रहा होगा, प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी, बिजनेस होगी, कैपिटल गेन होगा, या अदर सोर्स होगा, उसी तरह जैसे पाकिस्तान का होगा, उसी तरह वहां पे भी किसी पांचों हेड्स में से कोई इनकम हो सकता है कमाता हो। हम उसको कहेंगे सर आप इस साल में हमारे पाकिस्तान के रेजिडेंट हो, और रेजिडेंट होने के नाते जो बाहर से कमा रहे हो उसके ऊपर भी पाकिस्तान में टैक्स पे करो, और जो पाकिस्तान से कमा रहे हो उस पर तो टैक्स देना ही देना है आपने। तो ऐसा बंदा जो पाकिस्तान का रेजिडेंट हो, उसकी पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम, पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम और फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, ये दोनों मेरे से पाकिस्तान में टैक्सेबल है। लेकिन अगर ज्यूम कर लो मिस्टर ए पाकिस्तान का नॉन रेजिडेंट निकला इस साल में, नॉन रेजिडेंट निकला, फिर हम कहेंगे सर आप इस साल पाकिस्तान के नॉन रेजिडेंट हैं, आपने अगर पाकिस्तान से कुछ कमाया है, अगर आपने पाकिस्तान से कुछ कमाया, पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम है, उसके ऊपर आप टैक्स पे कर दें, आपको फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो नॉन रेजिडेंट है, आप कहेंगे सर नॉन रेजिडेंट है तो पाकिस्तान से क्यों भाई, है ना यहाँ पे तो हुआ आया होगा ना, यहाँ से कुछ कमाया होगा उसने, इसी वजह से हम उसको कह रहे हैं कि सर आप पाकिस्तान में इस साल में नॉन, जैसे आप लोग यहाँ पे हो, अभी सीख लेंगे ना रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट बनता कैसे बंदा। आप इस साल में पाकिस्तान में सिर्फ 1 महीना रहे, उस 1 महीने में कुछ कमा के बाहर चले गए, उसके बाद आप नहीं पूरे साल में पाकिस्तान में वापस आए, लेकिन 1 महीने में तो कुछ कमाया ना। हम कहेंगे कि आप इस साल में हैं तो पाकिस्तानी, लेकिन नॉन रेजिडेंट हैं, सिर्फ 1 महीना रहे हैं, अभी देखेंगे वो कैसे पता चलेगा रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट है। तो आप सिर्फ पाकिस्तान में जो महीना कमाया उस पर हमें टैक्स पे कर दो, आप जो बाहर कमा रहे हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं। तो बस ये दो अल्फाज आपने याद रखने हैं। अगर कोई बंदा पाकिस्तान का रेजिडेंट निकला, उसकी पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम और फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम दोनों टैक्सेबल है। अगर कोई बंदा पाकिस्तान का नॉन रेजिडेंट निकला, उसकी सिर्फ पाकिस्तान सोर्स से इनकम टैक्सेबल होगी, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन कौन रेजिडेंट होगा नॉन रेजिडेंट, इंशाल्लाह अभी 5 मिनट में हमें पता चल जाएगा। द इनकम ऑफ ए रेजिडेंट पर्सन इज कंप्यूटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट अमाउंट्स दैट आर हिज पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम एंड अमाउंट्स दैट आर हिज फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। यानी कि जो पाकिस्तान का रेजिडेंट होगा उसकी जो मेरे बच्चे उसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे, उसकी इनकम कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों सोर्सेज को मद्देनजर रख के उसकी इनकम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर कोई बंदा नॉन रेजिडेंट हुआ तो उसकी सिर्फ जो पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम है वही अमाउंट्स इनकम की हम ऐड करेंगे मेरे बच्चे टैक्स पर्पस के लिए। इन व्यू ऑफ अफोरसेड प्रोविजन ऑफ लॉ द इक्वेशन टू डिटरमिन द टैक्सेबल इनकम इज एज अंडर, कुछ इस तरह की कहता है इक्वेशन बनेगी। यानी कि अगर कोई बंदा अज्यूम कर लो पाकिस्तान का रेजिडेंट है, पाकिस्तान का रेजिडेंट हो, तो रेजिडेंट की पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम भी चार्जेबल है और रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम भी चार्जेबल है। लेकिन कहता है कि अगर कोई बंदा नॉन रेजिडेंट हुआ, उसकी पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम तो चार्जेबल है, लेकिन फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम चार्जेबल नहीं होगी। तो कहता है कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी सादा अल्फाज में। ये हमने वैसे ही सीख लिया था अभी कि 5 हेड्स होते हैं, इस तरह करके पांचों हेड से हम इनकम कमाया करेंगे। तो जब पांचों हेड्स की इनकम इकट्ठी कर लें तो उससे क्या निकलेगा, टोटल टोटल ये टोटल
तो उसने अल्फाज क्या लिख रखा है नीचे सबसे लास्ट के ऊपर, एक्सरसाइज है ना, क्या कह रहा है उसने, कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम। तो क्या करोगे, पहले सारे पांचों हेड्स को इकट्ठा कर लोगे, क्या इसमें से कोई डिडक्टेबल लॉस है, कुछ और लेस करने के लिए है, कुछ भी नहीं है, तो हम इसी को क्या कह देंगे, यही हमारी क्या है, टैक्सेबल इनकम। लेकिन अगर डिडक्टेबल लॉस भी होता नीचे उसने, चलो मैं ऐड कर देता हूँ, ज्यूम कर लो, इसने कहा कि इस बंदे ने जक़ात पे की है 1.5 लाख रुपए, फिर वो कहता है कि ऐसा करो, इसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करो, चलो करो, और रजिस्टर निकालो, अल्फाज ये फिगर्स लिखो, नाम लिखो, लिखने सीखो, ऊपर लिखो मिस्टर जुनेद, फिर लिखो उसकी टैक्सेबल इनकम, एम ही लिख लो टैक्स ईयर 2026, देखो मिस्टर जुनेद 1.5 लाख में माजरत मैं बस बात का ऐसे लिख देता हूँ, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है, और टैक्स ईयर 2000 एम ही लिख दो बस, क्योंकि साल तो उसे दिया नहीं ना वहाँ, वैसे लिख दो, ये लिखकर नीचे रख लेंगे। या ऐसे लिखना है, मिस्टर जुनेद 2026 टैक्सेबल, हालांकि वो लिख नहीं पा पढ़े लिखना तो सही खड़े लिखना प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप तो सुने लो। तो अभी ऑनलाइन और बच्चों ने देख लो कंप्लीट करके मैसेज भेज दिया कि कितनी निकली है टैक्सेबल है। तो 27,62,900 हैदर ने कैलकुलेट करके भेज दी, लेस किया उसने 1.5 लाख रुपया, तो 26,12,900 रुपया, ये मेरे बच्चे उसकी टैक्सेबल इनकम। ले मेरे बच्चे चलें, ठीक हो गया, ठीक हो गया, आप लोग अभी स्लो हो, नहीं तेज हो, ले बेटा, दो चार अल्फाज और सुन लो बस, बस करो बस करो। टोटल इनकम थोड़ा सा फिर दोबारा बताने लगा, टोटल इनकम वैसे तो हमने सीख ली थी ना, टोटल इनकम किसको कहते हैं, पांचों हेड से अगर हम इनकम इकट्ठी कर लें तो उसके लफ्ज क्या बोलते हैं, ये टोटल इनकम। लेकिन आप दोबारा टोटल इनकम को डिफाइन करने लगा, वैसे कहता है टोटल इनकम ऑफ द पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी द सम ऑफ, कहता है पर्सन इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ द इनकम फॉर दैट टैक्स ईयर, यानी कि उस टैक्स ईयर के पांचों हेड्स की इनकम को इकट्ठा कर लो, वो प्लस एंड लिखा हुआ है, पर्सन इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स फॉर दैट टैक्स ईयर अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स, अज्यूम करो वैसे मेरे बच्चे, ये पांच हेड्स की इनकम है, इन पांचों हेड्स की इनकम को हमने इकट्ठा कर दें तो ये हमारी बनती थी वैसे सादा अल्फाज में टोटल इनकम। लेकिन इसे अज्यूम करो, सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, इसने इस साल में एग्रीकल्चर इनकम भी कमाई है, अज्यूम कर लो एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट होती है, समझाने की बात कर रहा हूँ, इसने 1 मिलियन एग्रीकल्चर इनकम भी कमाई है, ये एग्जाम्प्ट है, वैसे ही एग्जाम्प्ट है, ये जैसे दी होगी हमें पता कि इस पे टैक्स पे उसने नहीं करना, ये एग्जाम्प्ट है। लेकिन जब हम उसकी टोटल इनकम निकालेंगे ना बच्चे, जब उसकी टोटल इनकम निकालेंगे, फिर सारे हेड्स की इनकम को हम क्या करेंगे, इकट्ठी करेंगे, और साथ एग्जाम्प्ट इनकम भी उसमें ऐड कर देंगे, दिक्कत हो जाएगी ना इस तरह, तो सर ये तो एग्जाम्प्ट इनकम है, अब हम क्या करेंगे, जब टोटल इनकम आएगी ना, यहाँ पे कोई फिगर आएगी, यहाँ पे कोई फिगर बनेगी, यहाँ उसमें से जब लेस करेंगे, अब आपने दो चीजें लेस करनी है,
सबसे पहले वो जो एग्जेम्प्ट इनकम है वो दोबारा यहां से लेस कर देंगे। वो जो 1 मिलियन है वो हम क्या करेंगे, इस फिगर में से दोबारा लेस कर देंगे, दोबारा लेस कर देंगे। और अगर यहाँ पे कोई मजीद लेस करने के लिए क्या है, डिडक्टेबल अलाउंस, वो भी हम क्या कर दिया करेंगे, यहाँ से लेस कर दिया करेंगे। फिर हमारे पास क्या आ जाया करेगी, टैक्सेबल। सिर्फ टैक्स वाले कहते हैं हमें दिखाओ तो सही, एक दफा बताओ तो सही अपने रिकॉर्ड के अंदर, आप माशाल्लाह इतना पैसा कमा रहे हो कहाँ से। वो कहता है सर एग्रीकल्चर इनकम। कहते हैं बता तो देना हमें, ना दे उसके ऊपर टैक्स, ये कम से कम दिखा तो दे। हम क्या करेंगे, उसको एक दफा टोटल इनकम में ऐड कर दिया, और फिर क्या किया करेंगे, टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंस से पहले लेस किया करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो चीज लेस हुआ करेगी ना, वो डिडक्टेबल अलाउंस से पहले पहले लेस कर दिया करेंगे। जो भी बड़ी चीजें और भी लेस हुआ करेंगी, वो हमेशा डिडक्टेबल अलाउंस लास्ट में लेस किया करेंगे। क्योंकि अगर हम डिडक्टेबल अलाउंस को पहले लेस कर देंगे, ऐसे लगेगा जैसे हमने एग्जेम्प्ट इनकम से भी डिडक्टेबल अलाउंस को लेस कर दिया, जो कि अलाउ ही नहीं होता। ऐसे लगेगा ना जैसे, जस्ट एग्जांपल, मैं ये सारी अमाउंट्स मैंने इकट्ठी कर ली, ये एक फिगर आई, पहले मैंने यहाँ से 1.5 लाख रुपए की ज़कात लेस कर दी, ऐसे लगेगा जैसे एग्जेम्प्ट इनकम से भी ज़कात लेस होगी, जो कि थोड़ा सा वो कहते हैं ये अनफेयर सा हो गया। आप पहले उसको एग्जेम्प्ट इनकम को लेस करो, फिर जो बाकी रह जाएगी वो रही टोटल इनकम जाएगी, जो टैक्सेबल होती है, उसमें जो टोटल यानी कि जिसपे टैक्स लगना होता है, फिर उसमें से ज़कात लेस करके फिर अपनी टैक्सेबल इनकम निकालना। तरीकाकार इनके ये होता है कि जो इनकम हम ऊपर सिर्फ बराए नाम उनको शो करने के लिए दिखाया करेंगे, वो सबसे पहले लेस कर दिया करेंगे टोटल इनकम में से दोबारा से, और नीचे क्या लेस कर दिया करेंगे उसकी, तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम फॉर्मेट दे दूंगा मैं आपको, अभी तो हम चीजें सीख रहे हैं, फॉर्मेट मेरे बच्चों को कर लेंगे। लोड़ा, अब देखना, अब टोटल इनकम की जब डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक तो पांचों हेड्स की इनकम हमने इकट्ठी कर ली, और अगर आप साथ क्या कर लो उसमें, अगर एग्जेम्प्ट इनकम भी है वो भी टैक्स वाले कहते हैं उसमें ऐड करके तब टोटल इनकम निकालो। फिर उसके बाद उसने कहा कि फिर टैक्सेबल इनकम क्या होगी। टोटल इनकम जो हमने ऊपर कैलकुलेट की इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट, अज्यूम कर लो एग्जेम्प्ट भी उसमें शामिल थी ना, तो उसमें से अगर हम एग्जेम्प्ट को लेस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम, और साथ क्या लेस करना है, डिडक्टेबल अलाउंस। यानी कि अब टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले टोटल इनकम, उसमें से लेस क्या कर दोगे, एग्जेम्प्ट वाले, अदर देन एग्जेम्प्ट, दोबारा फिगर उसी पे आ जाएंगे, और फिर मजीद क्या लेस करेंगे, यानी कि उसने वही चीज बताई है, बस हमने उसको करके बताया कि ऊपर आपने एग्रीकल्चर इनकम ऐड करवा दी थी, नीचे हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया। अच्छा, मैं लिखने के लिहाज से बात करता ऐसा टूटा फूटा सा लिख दिया करता हूँ, जो चीज़ सही करके लिखनी होगी वो बता दूंगा, ये सिर्फ अल्फाज होते हैं समझाने के लिए, जब थोड़ा सा आपको पता चल जाए मैं कर क्या रहा हूँ, नहीं तो सफाई में लिखने में टाइम ज़ाया कर देंगे मेरे ठीक हम। बेटा, टैक्सेबल इनकम कभी बंदा अगर आज के बाद आपसे पूछ ले क्या हुआ करेगी, टोटल इनकम अदर देन एग्जेम्प्ट, जो भी हमने सारे हेड से इकट्ठी की होगी टोटल इनकम, लेकिन उसमें एग्जेम्प्ट शामिल नहीं होगी, उसमें से मजीद अगर हम डिडक्टेबल अलाउंस को लेस कर दें तो हमारे पास क्या आती है, टैक्सेबल। अब मेरे बच्चे देखो, हम सीख रहे थे, सबसे पहले हमने कुछ इनकम की जब डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसमें टैक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें कुछ लोग उसने बताए थे कि टैक्स होता क्या है, पर्सन कौन होता है, टैक्सेबल इनकम क्या होती है, टैक्स ईयर क्या होता है, वो हम टर्म्स ही में रचे अभी तक हम सारी क्लियर करते आ रहे हैं। हमें कम से कम थोड़ा सा टैक्स का भी पता चल गया, टैक्स कहते हैं किसको है, अब वो पता चल गया कैसे टैक्स वाले इंपोज करते हैं अंडर चैप्टर 2, फाइन पेनल्टी ये सारा कुछ उसमें टैक्स में शामिल होता है। हमें थोड़ा सा पता चल गया कि इनकम किसको कहते हैं, यहाँ पे इनकम का भी हमें पता चल गया, हमें टैक्सेबल इनकम का भी थोड़ा सा आइडिया हो गया कि कैसे कैलकुलेट होती है। अब वहाँ पे पर्सन का था कि हर पर्सन टैक्स पे करेगा जिसकी टैक्सेबल इनकम हो। अब पर्सन कौन होता है, पर्सन में मेरे बच्चे वैसे तो हम ये तो पता है कि इंसान को पर्सन कहते हैं, लेकिन टैक्स वाले बहुत सारे लोगों को इंसान मानते हैं, या उन लोगों को भी इंसान मानते हैं जिनको हम इंसान नहीं मानते। हम तो जिंदा इंसान को इंसान नहीं मानते, लेकिन टैक्स वालों ने इंसान की डेफिनेशन जरा थोड़ी सी ब्रॉडर रख रखी है। जो बच्चे कंपनी लॉ पढ़ते हैं उनको तो पता चल गया होगा, पर्सन से कहीं पे लफ्ज पर्सन लिखा है तो हमने डिस्कस किया हुआ कि पर्सन से मुराद नेचुरल पर्सन भी होता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी होता है। खैर, कहता वी लर्न फ्रॉम द प्रीसीडिंग डिस्कशन दैट टैक्स इज चार्जेबल ऑन द टैक्सेबल इनकम ऑफ ए पर्सन। कहता कि अब हमें पर्सन को भी जरा थोड़ा सा समझना है इसमें क्या है। अच्छा, ये चीजें सब रीड करने वाली हैं अभी, ये तरतीब से हट गया, जी सर। कितना घटे हैं तो दिखाइएगा, एक पेज तकरीबन। क्योंकि मैंने वो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का स्टेटस बताना है ना फिलहाल। नहीं, ये नहीं अभी करने हैं आप, ये थोड़ा थोड़ा सा डिडक्टेबल अलाउंस का भी थोड़ा सा रोकना है, वो तो हम ही टाइम जाया करेंगे हम। ले बेटा, पर्सन की डेफिनेशन पे आइएगा, बस अभी जो जो चीज मैं बता रहा हूँ उस तरह करते जाना है हमें इसमें आज का दिन खास तौर पे। पर्सन किसको कहेंगे, कहता है ये जो आम लोग होते हैं ना, ये पर्सन की डेफिनेशन पूछने वाली है मेरे पेपर में पूछी जा सकती है, बताओ पर्सन कौन होता है। पर्सन जो आम हम लोग हैं इनको कहते हैं इंडिविजुअल्स या नेचुरल पर्सन, ये भी कहते हैं पर्सन होते हैं, बड़ी मेहरबानी उसकी, हमें इंसान मान लिया उन्होंने। कह रहा है इसके अलावा अगर कोई कंपनी हो, कंपनी भी पर्सन होती है। आज के बाद जो भी आपने कंपनी पढ़ी हुई है अंडर कंपनी एक्ट 2017, जो कंपनी की डेफिनेशन पढ़ रखी है, वो हमेशा टैक्स वालों के नजदीक वो कंपनी भी पर्सन है, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म ऑर्गेनाइज और एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान या एल्सवेयर। या इसके अलावा कहता है कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, इसको ये मोस्टली एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं, पार्टनरशिप।
पार्टनरशिप को हम एसोसिएशन पर्सन कहते हैं। यानी कि कुछ लोग मिलकर अगर काम कर रहे हो, हम कहते हैं लोग एसोसिएट होकर एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, हम कहते हैं अब ये बन गई एसोसिएशन पर्सन। एक बंदा कभी भी एसोसिएशन पर्सन नहीं बना सकता। यानी कि पार्टनरशिप के लिए कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है। तो अगर कुछ लोग मिलकर कोई एक्टिविटी कर रहे हो, कोई बिजनेस एक्टिविटी हो या कुछ और हो, तो हम कहेंगे ये क्या है, ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। कहता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी क्या होती है, ये पर्सन ही होती है। टैक्स वालों के नजदीक चाहे आप इंडिविजुअल हो, वो भी इंसान, कंपनी, वो भी इंसान। अगर कुछ लोग मिलकर पार्टनरशिप का कारोबार कर रहे हैं, वो उनका जो कारोबार है पार्टनरशिप का, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, जो उनका कारोबार, वो भी क्या है, वो भी इंसान है। अच्छा, कंपनी वाले इसको इंसान नहीं मानते, कंपनी पार्टनरशिप को इंसान नहीं मानती, जो कंपनी एक्ट है। लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इसको इंसान मानता है। याद रखोगे इस बात को, वो नहीं इंसान मानते इसको, क्योंकि यहाँ पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है ना। अगर इसको इंसान मान ले तो फिर इसके पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होनी चाहिए कंपनी वालों के नजदीक। तो यहाँ पे टैक्स वाले मानते हैं, वो नहीं मानते। खैर, हम तो टैक्स पढ़ रहे हैं ना फिलहाल। कह रहा है कि ये जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, इन कॉर्पोरेट फॉर्म्ड, ऑर्गेनाइज, एस्टेब्लिश, यानी कि ये बनाई गई हो, चाहे वो पाकिस्तान में बनाई गई हो, चाहे वो पाकिस्तान के बाहर किसी दुनिया के किसी भी कोने में, अगर कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हो और वो पाकिस्तान में भी कोई एक्टिविटी कर रहे हो, तो पाकिस्तान में वो क्या कहलाएंगे, पर्सन। हाँ हाँ, ये एक चीज दिमाग में रखना, कि जो हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना, हम उनको पढ़ रहे होते हैं जो पाकिस्तान में भी जिनका कोई अमल दखल हो। एक एक अमेरिका में एसोसिएशन पर्सन है, इंडिविजुअल है, वहां पे कंपनी है, वो कभी पाकिस्तान का उन्होंने कभी शक्ल में नहीं देखी। हम उनके लिए हमारे ये चीज़ें वैसे ही रेलिवेंट नहीं है। हम वो कह रहे हैं कि अगर वो पाकिस्तान में आके कारोबार करें, पाकिस्तान के साथ भी उनका कोई ताल्लुक हो इस तरह का कारोबारी, तो फिर हमारे लिए हम इस डेफिनेशन में रख के उनके ऊपर टैक्स लगाएंगे। फेडरल गवर्नमेंट हमेशा ही पर्सन होती है, उसने बोल दिया। ये जो आपकी वफाकी गवर्नमेंट है, ये क्या है, ये पर्सन है। इसी तरह फॉरेन गवर्नमेंट, किसी और मुल्क की गवर्नमेंट, वो भी पर्सन है। और पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ ए फॉरेन गवर्नमेंट, ये भी मेरे से पर्सन होते हैं। पॉलिटिकल सब डिवीजन होते हैं, बात का हमने इंतजामी तौर पे किसी मुल्क के हिस्से किए होते हैं, पॉलिटिकली इंतजामी तौर पे। जैसे होता है ना कि हमारे मुल्क में अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, उसमें 4 सूबे भी हैं, उसमें गिलगित बल्तिस्तान भी है और आज़ाद कश्मीर भी है। लेकिन मेरे से आज़ाद कश्मीर को अगर आप देखो, तो हमने पॉलिटिकली उसको एक सब डिवीजन वैसे अलग बना रखा है। उसका अपना सारा इंतजामी मामलात हैं, उसका अपना वजीर आजम, अपनी पार्लियामेंट, अपना सारा कुछ है। इसी तरह बाकी मुल्कों में भी रियासतें होती हैं इस तरह की, जिनके बड़ी हद तक उनको इनका मान लो कि ऑटोनॉमस पावर्स होती हैं उनके पास, यानी कि खुद मुख्तारी होती है उनके पास काफ़ी ज़्यादा। इस तरह की जो बॉडीज होती हैं किसी मुल्क के अंदर, जो रियासतें बनाई होती हैं उन्होंने खुद मुख्तार किस्म की, तो उसके लफ्ज बोलते हैं कि ये क्या है, ये भी है उसी मुल्क का हिस्सा, लेकिन उनको काफ़ी इख्तियार दे दिए जाते हैं। जैसे 17वीं तरमीम के बाद यहाँ पे पाकिस्तान में बाकी सूबों को भी काफ़ी इख्तियार दे दिए गए थे। अब सूबे अपने मामला मोस्टली खुद देखते हैं। तो सब समझा रहा है, ये इस तरह के पॉलिटिकल सब डिवीजन जो होते हैं फॉरेन गवर्नमेंट की किसी और मुल्क की, जैसे वहाँ पे रियासत कैरोलिना है, न्यूयॉर्क है, फलाना है, तो ये मिर्चे किसी हद तक खुद मुख्तार हैं। देखो ना, उसमें न्यूयॉर्क में जब इलेक्शन हुए हैं, न्यूयॉर्क में हुए थे, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क में ही हुए हैं। या पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये जैसे यूएनओ होती है, या डिफरेंट तरह की डब्ल्यूएचओ है, इस तरह यानी कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं आपके डिफरेंट तरह के, कोई और भी नाम आप ले सकते हैं। जो वो मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में रोज कहता है कि डेफिनेशन ऑफ पर्सन इंक्लूड, ये देखो नॉलेजेबल बंदा बैठा हुआ, यूनिसेफ, इस तरह की, बिल्कुल। हाँ हाँ, तो बोलना, रख इसको नॉलेज को अपने पास, तो उससे काम आएगा आखिर में। देखो पेपर के बिल्कुल आखिर में कहता है कि डेफिनेशन ऑफ पर्सन इंक्लूड डिफरेंट एंटिटीज, सो दीज आर डिफाइंड एंड, देखो कहता है कि जब आप ऊपर मैंने आपको डेफिनेशन दी है ना, इसमें डिफरेंट तरह की एंटिटीज का जिक्र कर दिया, तो उनको भी अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। यानी कि डेफिनेशन बताई उसने पर्सन की, अब पर्सन में से कुछ अल्फाज हैं, कहता है मैं इन अल्फाजों को मजीद आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले एसोसिएशन पर्सन, ऊपर जिक्र किया था ऐसे कहीं एसोसिएशन पर्सन, थोड़ी सी चीजें बोरिंग है मेरे को, लेकिन करनी है। एसोसिएशन पर्सन अभी हमने डिस्कस किया था। एसोसिएशन पर्सन क्या होती है बोले, कुछ लोग जो मिलकर काम कर रहे हो उसको क्या कहते हैं, ये एसोसिएशन पर्सन है, ये ओपी है। कहता है एओपी, कहता है किसको है, अब उसको डिफाइन कर रहा हूं। कहता है एओपी इंक्लूड ए फर्म, जो पाकिस्तान में हम फर्में बनाते हैं, जैसे आप भी इंशाल्लाह कल जब सीए क्वालिफाई करोगे तो फर्म बनाओगे कुछ लोगों के साथ मिल मिला के, तो फर्म भी क्या होती है, एओपी होती है। कहता है कि इसी तरह एओपी एसोसिएशन पर्सन में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी शामिल है। बात का तो होता है ना कि ये जो लोग अपना ये आपस में खानदानी कारोबार लेकर चलते हैं अक्सर, तो वो जो खानदानी, जो खानदान है वो अपना खानदान, ये किताब के अंदर है सारी चीजें, अगर कोई चीज ना हुई तो बता देना, ये सारी चीजें वैसे मैच की हुई हैं उसके साथ।
है ना ये सारा। हाँ, तो ये ना हो कि खुदा ना खासा देखें। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अगर हो कोई जो अपना अपना खानदानी कारोबार लेकर चल रहे हो, मिलकर कारोबार तो कर रहे हैं ना वो, हमारे नज़दीक पाकिस्तान में वो भी हम एसोसिएशन पर्सन ही समझेंगे। इनका एक फर्म है ना, वो कहते हैं कि हम तो पर्सन है ही नहीं। हम कहेंगे ना ना, आप पर्सन की डेफिनेशन में शामिल हो। कहता है नहीं, पर्सन की डेफिनेशन में दिखाओ फर्म कहाँ पे है। हम कहेंगे एओपी तो है। हाँ, कहता है एओपी तो है। कहता है एओपी के अंदर फर्म भी आती है। इसी तरह ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हम उनको भी कहेंगे सर आप भी पर्सन हो, है तो आप भी हम पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे। आप अपनी जो भी खानदानी कारोबार है उसकी इनकम अलग कैलकुलेट करो, उसके ऊपर टैक्स पे कहता है। इसी तरह हम उनको भी समझाएंगे आप ये एसोसिएट पर्सन की डेफिनेशन में हो। इसी तरह आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, आर्टिफिशियल जो हमने खुद इंसान बनाया, जैसे कंपनी बनाते हैं वो भी आर्टिफिशियल पर्सन होती है। जुरिडिकल पर्सन जो कानूनी तौर पे हमने खुद इंसान बनाया हो, उसके लेवल बोलते हैं आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। हो सकता है कि हमने और कोई यहाँ पे और डिफरेंट तरह की गवर्नमेंट की अथॉरिटीज होती हैं या एनजीओ एनजीओ होती हैं जो गवर्नमेंट जिनको इंसान मान लेती है कानूनी तौर पे, हम इसको भी इंसान। जैसे मान लो कि जैसे कल हमने डिस्कस किया वो जो वो चिंटी था, वो जो मूवी थी एक फिल्म इंडिया की, रोबोट या जो भी थी। चिट्ठी। हाँ चिट्ठी। जी चिट्ठी सर। चिट्ठी या जो भी था। हाँ, हो सकता है कि देखो वो उसको तो फिलहाल तो हम इंसान नहीं ना मानते थे, उसको रिकग्नाइज नहीं किया गया वहां पे। अगर उसको मान लिया जाए, गवर्नमेंट कह दे कि ये चिट्ठी जो भी है ये भी पर्सन है, वो भी पर्सन है। हाँ, अगर मान ले। वैसे मैं कह रहा हूँ ना कि अगर वो उसको इंसान, ये गाड़ी है बगैर ड्राइवर के चलती है, अगर गवर्नमेंट बिल पास कर दे कि ये पर्सन है तो पर्सन है। फिलहाल तो हम उसको पर्सन नहीं मानते। याद रखो कि इस बात में। तो इस तरह मेरे बच्चे कहता है कि आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, कि अगर इस तरह का कानून की निगाह में हमने खुद बनाया हुआ इंसान, वो भी एसोसिएशन पर्सन में शामिल है। ये मोस्टली एनजीओ एनजीओ होती हैं। उनको कहते हैं कि भाई आप लोग भी बड़ी यशी कर रहे हो, तो इधर उधर हम भी आपको पर्सन की डेफिनेशन में रखे, चेक तो करें आप क्या कर रहे हो, इनकम शिकम कहाँ से आ रही है आपकी। एंड एनी बॉडी ऑफ पर्सन फाउंड अंडर ए फॉरेन लॉ, क्या इसी तरह किसी और मुल्क के कानून के तहत एक बॉडी ऑफ पर्सन बनी हो, कुछ लोग मिलकर किसी और मुल्क के कानून के तहत मिलकर काम कर रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, वो भी क्या कहलाएगी, एसोसिएशन पर्सन। बट डज नॉट इंक्लूड ए कंपनी, क्योंकि एओपी में कंपनी को भी शामिल होगी। कंपनी को जब अलग हमने रख दिया है, तो फिर कंपनी एओपी के अंदर शामिल नहीं है। यार कंपनी के अलावा जब लोग इस तरह के मिलकर काम कर रहे हो, वो एसोसिएशन पर फर्म हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन हो, किसी और मुल्क में कुछ लोग मिलकर कहीं काम कर रहे हो, वो पाकिस्तान में भी एक्टिविटी कर रहे हो, वो हमारे मुल्क में क्या कहलाएंगे, वो एसोसिएशन पर्सन कहलाएंगे। ये मेरे बच्चे एसोसिएशन पर्सन की डेफिनेशन यहाँ पे वैसे कंप्लीट हो। अच्छा, उसने जब एसोसिएशन पर्सन की बात करी ना, उसने कहा कि देखो इसके अंदर हमने लफ्ज फर्म बोल दिया गलती से। अब हम उसको आपको रिफाइन करके देते हैं, फर्म किसको कहते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि जब आप बड़े होंगे इंशाल्लाह फर्म जी सर। बनाएंगे अपनी। अब ये तो हमें पता चल गया फर्म क्या होती है, कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, फर्म। अब मेरे बच्चे इसको अगर तो आप में से कोई बच्चा बी लॉ पढ़ रहा है तो इंशाल्लाह वहाँ पे पार्टनरशिप का पूरा चैप्टर है, उसमें यही डेफिनेशन आपने रिप्रोड्यूस करके आपको बताई जाएगी कि फर्म का मतलब क्या है। जब कुछ लोग मिलकर आपस में एक ताल्लुक बना के, एक रिलेशनशिप बना के, कॉन्ट्रैक्ट करके, और आपस में एक एग्रीमेंट करके, एग्रीमेंट किस चीज का करना है कि हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, किसका, कि हम एक कारोबार करते हैं और उस कारोबार का प्रॉफिट शेयर करने का एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। और वो कारोबार कौन चलाएगा, हम सारे मिलकर चलाएंगे या हमारे हमारे में से कोई एक आधा बंदा उस कारोबार को चला लेगा। इस तरह का जहां पे अरेंजमेंट हो, दोबारा दोबारा सुनिएगा, हम सब लोग मिलकर एक बिजनेस करने जा रहे हैं और आपस में उस बिजनेस जो करने जा रहे हैं आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम मिलकर ये कारोबार करेंगे। और ये भी एग्रीमेंट कर लेते हैं कि इस कारोबार से जो प्रॉफिट कमाएंगे हम ये खास परसेंटेज में आपस में शेयर कर लिया करेंगे। और ये भी तय कर लेते हैं ये कारोबार जो बिजनेस है ये हम सारे चलाएंगे या हम में से कोई एक दो बंदा हम सबके बिहाफ पे इसको चलाएगा, क्योंकि जिम्मेदार हम सब ने होना है उसके लिए। ये अल्फाज हैं यहाँ पे। फर्म मीन्स अ रिलेशन बिटवीन पर्सन, यानी कि फर्म एक तो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके बनती है, दो लोगों के दौरान ताल्लुक से बनती है। फर्म मीन रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। ये कौन है जो जिन लोगों के दौरान ये ताल्लुक बना है, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया है, जैसे ये ताल्लुक बना है कि चलो मिलकर कारोबार करते हैं, उस कारोबार से जो कमाएंगे उसको आपस में शेयर कर लिया करें। कारोबार कौन चलाएगा, हम। हो सकता है ऑन बाय ऑल आर एनी, और कारोबार जो कैरिड ऑन बाय ऑल आर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कारोबार हो सकता है हम सारे चलाएं या हो सकता है हमारे सबके बिहाफ पे कोई एक आधा चला रहा हो। ये चीजें पूछी नहीं जाती, पेपर में टेस्ट नहीं होती, लेकिन पढ़नी तो है। कहीं पे लफ्ज फर्म आ जाए, थोड़ा बहुत तो हमें पता हो, क्योंकि अल्फाज आएंगे ये सारे, ये बेसिक्स हम पढ़ रहे हैं, जिसके ये अल्फाज सारे आगे रिपीट होने हैं। कंपनी, फॉरेन गवर्नमेंट, फर्म, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, फॉरेन गवर्नमेंट, जो भी है ये सारे अल्फाज आगे रिपीट होने हैं। तो जैसे ही आज के बाद फर्म बोला जाए, आपके दिमाग में फौरन से आना चाहिए कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जब आपस में एक इस तरह का ताल्लुक बनाए एग्रीमेंट से कि हम इस कारोबार को चलाएंगे, इस कारोबार से जो कमाएंगे उसको आपस में शेयर कर लिया करेंगे, और ये कारोबार हम या तो सारे ही मिलकर चला लेंगे या एक आधा बंदा हमें से इसको चला लेगा। जिम्मेदार सारे ही होते हैं। इस तरह का अरेंजमेंट इसको कहते हैं मेरे बच्चे, ये क्या है, ये फर्म है।
यहां पे कहीं पर भी लफ्ज बोर्ड आ जाए तो हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एस्टेब्लिश अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट, ये पुरानी बात है, पुराने वक्तों में ये सीबीआर हुआ करता था। कहता कि एंड ये कहीं पर अगर लफ्ज बोला जाए तो वो भी इसमें शामिल है बोर्ड। आज भी किसी किताब में सीबीआर लिखा रहा है तो मतलब वो बोर्ड ही है। एंड ऑन द कमेंसमेंट ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2007, द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू स्टैब्लिश अंडर सेक्शन 3। तो मेरे बच्चे 2007 में ये जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2007 आया था, इसके तहत हमने एफबीआर उसको वो कर लिया, स्टैब्लिश कर लिया। तो अब ये एफबीआर है, जिनके बोर्ड का मतलब पुराने वक्तों में सीबीआर हुआ करता था और आज के वक्त में एफबीआर है। बस ये लफ्ज सिर्फ समझाना चाह रहा है, इसमें करने कराने वाली बात नहीं है। लो बेटा, काम की चीज की तरफ आकर हम आ रहे हैं ऐसा ऐसा, क्योंकि आज मैंने दो चीजें आपको पढ़ानी है, एक पब्लिक कंपनी और एक रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट वाला मामला, जिसकी बेस पे हमने परसों टेस्ट लेना है इंशाल्लाह, और चीजें सारी करनी है। वो दो चीजें आई कैप की बड़ी फेवरेट है, उसकी तरफ आप आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। अब ये भी किसी हद तक काम की चीज है डेफिनेटली। अच्छा, कंपनी यहाँ पे कहता है, कंपनी से क्या मुराद है? कंपनी मीन जैसे फर्म का तो हमें पता चल गया। अब कहता है ऊपर लफ्ज लिखा हुआ था कंपनी, जब पर्सन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वहीं से चीजें चल रही है मेरे बच्चों। पर्सन की डेफिनेशन जब हमने पढ़ी थी उसने कहा था इसमें इंडिविजुअल भी शामिल है, कंपनी भी शामिल है, एओपी भी शामिल है। अच्छा, एओपी को उसने डिफाइन कर दिया, इसमें क्या कुछ शामिल है अलहदा से, है एओपी में आगे फर्म थी उसको उसने भी अलहदा से डिफाइन कर दिया। अब वो कह रहा है कि जरा कंपनी की भी डेफिनेशन थोड़ी सी देख लो कि कंपनी किसको कहेंगे। आज के बाद कहीं पर भी लफ्ज कंपनी बोला जाए ये सारे लोग कंपनी कहलाते हैं। कंपनी मींस एज डिफाइंड इन द कंपनी एक्ट 2017, वो जो कंपनी एक्ट 2017 ने कंपनी का डेफिनेशन दिया ना, कहता है वो भी कंपनी है। इसके अलावा अगर कहीं पे लफ्ज स्मॉल कंपनी लिखा आ जाए, जो कि खास कानून के तहत बनती है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत, कहता है वो भी कंपनी है। यानी कि कंपनी मतलब कंपनी भी है, जो कंपनी एक्ट 2017 जो कानून है कंपनीज बनाने का, ये कंपनी एक्ट 2017 वो कानून है जिसके तहत पाकिस्तान में कंपनी बनाई और चलाई जाती है आज के दौर में। जो उस कानून के तहत कंपनी बनी है वो भी कंपनी है टैक्स वालों के नजदीक, और जो स्मॉल कंपनी है इस कानून के तहत जो टैक्स आप पढ़ रहे हो, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इसमें भी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन दी है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह आएगी आगे, कहता वो भी कंपनी ही है। और बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म बाय अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, कोई और बॉडी कॉर्पोरेट हो। अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट होती है जो कंपनी की तरह का इदारा होता है लेकिन वो कंपनी के कानून के तहत नहीं बना होता, इसको हम बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। जैसे बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी है, मुदारबाज हैं, इस तरह की जो कंपनी होती है ना, ये होती कंपनी की तरह की हैं, लेकिन क्योंकि ये कंपनी लॉ में नहीं बनी होती इसलिए हम इसको कंपनी नहीं मानते, बल्कि इसके लिए लहदा सा लफ्ज बोल देते हैं, इसको हम बॉडी कॉर्पोरेट बोल देते हैं। तो बॉडी कॉर्पोरेट बिल्कुल कंपनी की तरह होती है, लेकिन क्योंकि कंपनी के कानून के तहत नहीं बनी होती इसलिए हम इसको अलग से लफ्ज बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन। जिन्होंने कंपनी लॉ पढ़ लिया, फिर मैं कहूंगा उसके लिए, इनके लिए कोई चीजें दिक्कत नहीं पैदा नहीं करेंगी। लेकिन अगर आप लोग कंपनी लॉ भी फिलहाल नहीं पढ़ रहे तो फिर जारी बात है कि थोड़ा सा आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी, सिर्फ ये इनिशियली, क्योंकि एम ही है, ये चीजें काम की नहीं होती। कहता है मुदारबा भी कंपनी ही होता है। मुदारबा में बच्चे एक तरीकाकार होता है, इस्लामिक तरीकाकार होता है कि अगर आप कोई कारोबार करना चाहो तो आप बैंक में पैसे रख के सूद नहीं खाना चाहते, आप पैसा इकट्ठा कर लो। पैसा तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन आप देखो आपके पास सलाहियत नहीं, पैसा है। तरीकाकार फिर क्या होता है, अल्लाह माफ करे कि बैंक में रखो सूद खाना शुरू कर दो। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, कहता है पैसा इकट्ठा कर लो। पैसा जब हम assume कर लो हम सब लोगों के पास पैसा है, हम सब लोगों ने पैसा यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। अब ये जो हमने पैसा इकट्ठा करके रखा हो ना, इसको लफ्ज बोलते हैं ये मुदारबा है। लेकिन मेरे बच्चे अभी इस पैसा तो यहीं पे पड़ा हुआ है, अब ये पड़ा पड़ा थोड़ी बढ़ जाएगा, इसको कहीं इन्वेस्ट करेंगे उससे कमाएंगे। लेकिन हम कहते हैं हमारे पास तो स्किल्स ही नहीं है। तो यहाँ पे एक कंपनी आती है, उस कंपनी का नाम होता है मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी। वो इस मुदारबे को ये पैसा लेती है, उसको इन्वेस्ट करती है, उससे कमाती है, अपनी कमीशन रखती है और बाकी हमें बांट देती है। तो ये इस्लामिक तरीकाकार जो कारोबार करने का, उसके लफ्ज बोल देते हैं मुदारबा। तो मुदारबा मेरे बच्चे इसको भी हमारा टैक्स वाले क्या मानते हैं, कंपनी। ए बॉडी कॉर्पोरेटर, ए बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाय अंडर लॉ ऑफ ए कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान, यानी कि ये जो बॉडी कॉर्पोरेट जो पाकिस्तान में बनी है वो भी कंपनी है, और इसी तरह की बॉडी कॉर्पोरेट अगर किसी और मुल्क में बनी है वो भी कंपनी है। हमारे मुल्क में बॉडी कॉर्पोरेट बन रही है, मुदारबा बैंक शैंक ये सारा कुछ, बाकी मुल्कों में भी तो होंगे ना, उनके भी बैंक हैं, उनकी भी इंश्योरेंस कंपनी है जो किसी खास कानून में कंपनी लॉ के अलावा बनी होंगी, वो भी पाकिस्तान में क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट। ए फॉरेन एसोसिएशन, कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं बाहर, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, हो सकता है वहां पे उन्होंने प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाई हो या हो सकता है ना करवाई हो, विच द बोर्ड हैज बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डिक्लेयर टू बी कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। देखो कुछ लोग हैं, कोई 8-10 लोग, वो अज्यूम कर लो कि वो हैं अफगानिस्तान के, वो पाकिस्तान में जहाँ पे कोई ट्रेड करते हैं, कोई कारोबार करते हैं। जब हम उनसे बात करते हैं कि भाई आप लोग टैक्स दो कंपनी की तरह, वो कहते हैं हम तो कंपनी है ही नहीं, हम तो अभी कुछ लोग हैं जो मिलकर ये एक्टिविटी करते हैं, उससे कमाते हैं। तो हम चाहते हैं कि इन लोगों को भी क्या करें, इनको भी कंपनी बना दें। हम उनको कहते हैं कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड हो जाओ।
कहते हैं हमने क्यों रजिस्टर्ड हो, हमने कहता ठीक है मैं, हमने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, मान लो कि चलो बोर्ड की बात कर लेते हैं कि बोर्ड ने हुक्म दे दिया कि ये जो 7-8 लोग काम कर रहे हैं ना, ये कंपनी बना तो नहीं रहे नशे ही, इनको कह तो रहे हैं बार बार कंपनी बना लो, नहीं बना रहे कोई दिक्कत नहीं, आज के बाद हम इनको कंपनी ही मानेंगे, कर लो जो कर। देखो वो मुल्क बाहर, उन्होंने वहां पे हो सकता है कि कुछ इनकॉर्पोरेशन की हो एसोसिएशन पर्सन के तौर पे अफगानिस्तान में, अगर वो लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और पाकिस्तान का बोर्ड कुछ लोगों को कह दे कि इन 4-5 लोगों को जो जो काम कर रहे हैं ना, इनको हम कंपनी मानते हैं, तो वो फिर कंपनी ही होंगे। यार पावर है ना, बोर्ड की पावर है। अगर कोई नहीं मान रहा तो फिर ठीक है, अब वो कंपनी की डेफिनेशन में रख के अब उसके ऊपर कंपनी वाले रूल्स अप्लाई कर देंगे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमेशा कंपनी भी होती है, लोकल गवर्नमेंट कंपनी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे हाउसिंग सोसाइटीज होती है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जो अपने ही मेंबर्स के बेनिफिट के लिए बनी है। यानी कि हम सब लोग मिलकर, जैसे कोई होता है ना, कोई हम दूर से आते हैं और हम चाहते हैं कि जब ऐसा कर लेते हैं, हम गाड़ी खरीद लेते हैं, अलग अलग खजल ख्वार होते हैं, एक गाड़ी खरीद लेते हैं, उस गाड़ी में हम सारे लोग आया जाया करेंगे, और उसको अगर रेंट पे भी कभी चलाएंगे तो जो कमाएंगे आपस में बांट लिया करेंगे। ये सब लोग एक हमने कोऑपरेटिव बना ली है छोटी सी, ये हमेशा अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, बाहर के लोगों के बेनिफिट के लिए नहीं। तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी जो होते हैं ना, बिल्कुल ऐसी जैसे कोई कमेडियन शमेडी टाइप का, या अदर सोसाइटी, इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो एनजीओ एनजीओ होती हैं, या एक ट्रस्ट। अब ये ट्रस्ट का भी लफ्ज उसने बोल दिया अनफॉर्चुनेटली, बस एक 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 लम्हा दूर है हम काम की चीज के। मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा है वहां तक पहुंचना, लेकिन बस एक लम्हा। थर्ड कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कंपनी है। एक ट्रस्ट, अच्छा ट्रस्ट क्या होता है, वैसे कहते हैं किसी पे एतमाद करने को ट्रस्ट कहते हैं। इसमें पता क्या होता है, एज्यूम कर लो ये मिस्टर ए है, ये बड़ा बुजुर्ग हो गया भाई, आखिरी वक्त इसका तकरीबन करीब है, इसके पोते हैं, इसके पोते पोतियां हैं, बड़े छोटे हैं अभी वो, इसकी काफी जायदाद है इसके पास, लेकिन इसको लग रहा है मैं मर जाऊंगा, ये तो लोग तो खा पी जाएंगे बेचारों बच्चों को, ये जायदाद शायदाद सारा कुछ। ऐसे कहा कि ऐसा करता हूं मैं, इस जायदाद के ऊपर एक ट्रस्ट क्रिएट कर देता हूं, एक ट्रस्ट क्रिएट कर देता हूं। अच्छा वो क्या करता है, एक मिस्टर बी को कहता है कि मिस्टर बी, भाई आप इस जायदाद के ऊपर मैं ट्रस्ट क्रिएट कर रहा हूं, आप इसको मैनेज करो। मिस्टर बी क्या कर लेता है, ये उसके ऊपर कहता है कि भाई आपकी प्रॉपर्टी सर मैं मैनेज करूं, कहता हाँ आप इसको मैनेज करो। मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर बी पर एतमाद किया, ट्रस्ट किया, और मिस्टर बी ने क्या कर लिया, मिस्टर ए के इस एतमाद को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है सर आप मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, मैं इस एतमाद को एक्सेप्ट करता हूं। ये बंदा मेरे इसको बोलते हैं गारंटर, वैसे जिसने वो प्रॉपर्टी ग्रांट की है, इसके लफ्ज बोलते हैं ट्रस्टी, समझाने की बात कर रहा हूं वैसे। और अब उसने कहा कि सर जब मैं इस जायदाद को मैनेज करूंगा कमाऊंगा तो उसका करना क्या है। उसने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं कुछ थोड़े बहुत पैसे मुझे दे दिया कर, बाकी शौकत खानों को दे दिया कर, और जब मैं मर जाऊं ये पैसे इतने मेरे बच्चों को दे दिया कर, बाकी शौकत खानम। यहाँ पे शौकत खानम और ये जो खुद फैमिली है जब तक ये है, तो उस वक्त ये सारे क्या कहलाते हैं उसके बेनिफिशियरी। ये अरेंजमेंट होता है इस तरह का ट्रस्ट का। कई लोग होते हैं ना, ट्रस्ट हॉस्पिटल है, किसी बंदे ने इसी तरह कोई वहां पे जायदाद शायदाद दे दी होगी, कोई मामला, ट्रस्ट क्रिएट कर दिया उसके ऊपर, कुछ लोग डोनेशन भी देते हैं फिर इसको, क्योंकि नेकी का काम कर रहे होते हैं। तो वहां पे फ्री इलाज होता है, तो जिसके स्पुर्द किया होगा वो ट्रस्टी होगा, और वहां पे जो लोग भी अपना फ्री इलाज करवा रहे हैं वो सारे उसके बेनिफिशियरी हैं। इस तरह करके इसका ये ट्रस्ट का निजाम होता है। ट्रस्ट को भी उसने किसमें रख दिया, कंपनी में। ट्रस्ट को हम क्या मानते हैं, कंपनी ट्रस्ट एंड इक्विटी आर ए बॉडी ऑफ पर्सन एस्टेब्लिश्ड आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग, यानी कि सारे ट्रस्ट किसी भी कानून के तहत जो बनाए जाते हैं वो भी हमारे नजदीक क्या है, वो कंपनी है। ट्रस्ट को फिर उसने डिफाइन करना शुरू कर दिया जो मैंने अभी आपको बता दिया है। ट्रस्ट मीन एंड ऑब्लिगेशन, ट्रस्ट क्या होता है, एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक जिम्मेदारी होती है जो किसके ऊपर डाल दी जाती है, ट्रस्टी के ऊपर, भैया तुम इसको मैनेज करो। ट्रस्ट मीन्स एन ऑब्लिगेशन अनेक्स्ट टू द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, जो एक प्रॉपर्टी के ओनरशिप से रिलेटेड होती है। एंड अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्फिडेंस, और ये किससे अराइज होता है कि जहां पे एक जो ग्रांटर है, वो ग्रांटर एक ट्रस्टी पे कॉन्फिडेंस शो करता है, और वो ट्रस्टी क्या करता है, उसको उसके कॉन्फिडेंस को एक्सेप्ट करता है, ठीक है भैया। और जो भी फिर वहां से वो कमाएगा या तो उस ऑनर के बेनिफिट के लिए होगा या किसी और के बेनिफिट के लिए होगा। जिस तरह कंपनी होती है ना उस तरह ट्रस्ट भी, क्योंकि ट्रस्ट कंपनी की डेफिनेशन में शामिल है। जैसा कंपनी में शेयर्स होते हैं ना, याद है ना कि कंपनी के कुछ हिस्से होते हैं, कंपनी को हम हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो उनके लिए लफ्ज बोलते हैं ये शेयर्स हैं। इसी तरह ट्रस्ट को भी हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, और ट्रस्ट के भी शेयर्स होते हैं, लेकिन उन शेयर्स का नाम होता है यूनिट ट्रस्ट। हम इसका नाम क्या रख देते हैं, यूनिट ट्रस्ट। तो ये बच्चे यानी कि ट्रस्ट के अंदर यूनिट्स होते हैं, कंपनी के अंदर शेयर्स होते हैं। ये यूनिट्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कंपनी में शेयर्स होते हैं, और ये ट्रेड भी होते हैं। लाजमी नहीं कि इसी तरह का मामला हो, बेनिफिट तो होता है ना, जिन लोगों के पास भी ये हो उनको बेनिफिट भी मिलता है। ये
मादक के साथ में बच्चे अभी तक जितनी बातें आपने पढ़ी पढ़ाई थी, पढ़ो, गौर करना, बस रीड कर लिया करो इनको। ये पेपर के लिहाज से कोई उस लेवल की इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी की डेफिनेशन का थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना कि कौन कौन इसमें शामिल होंगे। तो भाई यहाँ पे हम आज अब जो पढ़ने लगे हैं, ये आज का मुद्दा था। या तो डायरेक्टली मैं इसके ऊपर आ जाता, पहले कुछ भी नहीं, क्योंकि अब हमें फिर भी थोड़ा बहुत पता है। जब हमने देखो पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी, पर्सन की जब डेफिनेशन पढ़ी तो उसमें कुछ अल्फाज थे, उन अल्फाजों को फिर हमने मजीद पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें एसोसिएशन पर्सन का मतलब भी था, उसमें कंपनी भी थी, उसमें ट्रस्ट का लफ्ज भी लिखा हुआ था आगे मजीद। तो उसी के अंदर जब वो कंपनी की डेफिनेशन दी हुई थी, तो कंपनी जब हमने पढ़ी तो कंपनी में मेरे ख्याल आगे मजीद कंपनियां भी होती हैं। उसमें पब्लिक कंपनी भी होती है और प्राइवेट कंपनी भी होती है। अच्छा, टैक्स के अंदर वो कहता है कि प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? ऐसी कंपनी जो पब्लिक ना हो। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? ऐसी कंपनी जो पब्लिक ना हो। तो एक्चुअली हमें फिर प्राइवेट कंपनी को भी समझने के लिए किसको पढ़ना पड़ता है? पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन। इनके पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन बड़ी मुदल्लल तरीके से समझाई गई है। अब मेरे बच्चे इस पे आपने गौर करना है, समझना है एक एक चीज को। कहता है कि पब्लिक कंपनी किसको कहते हैं? ये गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है, लफ्ज यहाँ पे क्या है? पब्लिक कंपनी। ये ना कहना कि गवर्नमेंट की कंपनी हम पढ़ने जा रहे हैं। पब्लिक कंपनी ए कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अज्यूम कर लो बच्चे, सीएफई लिमिटेड। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखना, आप में से सी लॉ कौन कौन पढ़ रहे हैं? ठीक हो गया। यहाँ पे नाम के साथ लिमिटेड लिमिटेड लिखने से आपको नहीं पता चलेगा ये पब्लिक है प्राइवेट है। और इवन अगर नाम के साथ वर्ड पब्लिक भी लिख दे, इससे भी नहीं पता चलेगा ये पब्लिक है या प्राइवेट। जो मर्जी बकवास कर दे, आपने उसकी बातों पे भरोसा नहीं करना। देखो ना, सीएफई लिमिटेड लिखा रहा है, कंपनी लॉ होता तो फौरन पता चल जाता है ये पब्लिक कंपनी है। यहाँ पे कौन सा बीच में प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है? वहां पे प्राइवेट कंपनी होती तो इसमें बीच में प्राइवेट लिखा होता। लेकिन टैक्स के अंदर ऐसा नहीं होता। टैक्स में ये नाम लिखने लिखाने से आपको कतई नहीं पता चलेगा। इवन कहेगा सीएफई लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, लेकिन बाद में जो चीजें बताएगा उसे पता चलेगा ये क्या है? प्राइवेट है। याद रखोगे इस बात को। तो अब हम ये चीज पढ़ने जा रहे हैं कि किस कंपनी को हम पब्लिक बोलेंगे, किस कंपनी को प्राइवेट बोलेंगे। कहते हैं कि अगर कोई कंपनी हो, अगर कोई कंपनी, कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट हो पब्लिक हो, वैसे बाय डेफिनेशन जो कंपनी लॉ की डेफिनेशन के मुताबिक, अगर उस कंपनी के 50% शेयर्स या उससे ज्यादा गवर्नमेंट के पास हो, और गवर्नमेंट चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, इस तरह की कंपनी को हम बोलेंगे ये पब्लिक कंपनी है। पहला क्या है? ए कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50%, मतलब पूरे 50%। मोर देन 50% नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। अगर एक गवर्नमेंट के, मान लो कि पंजाब गवर्नमेंट के सीएफई के हैं 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर्स में से 50,000 शेयर्स गवर्नमेंट के पास है, पंजाब गवर्नमेंट के पास है। तो एक्चुअली ये कंपनी कौन सी है? ये पब्लिक कंपनी। चाहे ये प्राइवेट कंपनी हो वैसे, लेकिन टैक्स वालों के नजदीक ये क्या है? ये पब्लिक कंपनी है। पब्लिक सेक्टर नहीं बोलना है इसको, पब्लिक बोल रहे हैं। याद रखोगे। अगर हम कंपनी लॉ पढ़ रहे होते तो पब्लिक सेक्टर वहां पे हम फिर पढ़ते, तो फिर देखते कि इसको कैसे बनाना। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि कुछ बच्चे बैठे, ताकि वो कंफ्यूज ना हो इस चीज को लेकर कि यहाँ की बातें यहीं पे रखनी है आपने। पहला पॉइंट क्या है? कहता है कि ए कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे प्रोविंशियल। एक हमें पहले पहले पॉइंट का पता चल गया था। हाँ, वो कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के पास हो, ऐसी कंपनी को क्या बोला करेंगे? ये पब्लिक कंपनी है। कोई दिक्कत? अब देखा पेपर के अंदर इस तरह की चीजें कि फलानी कंपनी है, उसमें 10% उसके हैं, 20% उसके हैं, 30% उसके हैं, और 50% गवर्नमेंट के हैं। फेडरल गवर्नमेंट के या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के? आप बताएं। पब्लिक कंपनी। लो बेटा। कहता है कि कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर आर हेल्ड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन कंपनी ऑन बाय फॉरेन गवर्नमेंट। अब ये काफी इंटरेस्ट होगा, देखिए। ये है सीएफई लिमिटेड। इस सीएफई लिमिटेड के कहता है कि 50% शेयर जैसे ऊपर हमने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को दिए थे, चाहे फेडरल हो चाहे प्रोविंशियल हो। अगर इस सीएफई लिमिटेड के 50% शेयर गवर्नमेंट ऑफ यूके या सऊदी अरेबिया, कोई भी इस तरह की गवर्नमेंट, अगर वो 50% या उससे ज्यादा के शेयर सीएफई के ऑन करती है, तो सीएफई भी क्या है? पब्लिक कंपनी है। याद रखोगे। एक एक चीज तो ये होगी। अब जरा अब ध्यान रखना आप। कहेगा कि यूके की कंपनी है कोई भी, ऑक्सफोर्ड लिमिटेड, ये यूके की कंपनी है, अज्यूम कर लो, और ये होली ऑन है, होली ऑन है बाय यूके गवर्नमेंट। याद रखोगे। अगर इस कंपनी के पास भी इसके
दोबारा अल्फाज देख लो, कहीं कमी बेशी ना हो जाए। कहता है ए कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट आर ए फॉरेन कंपनी ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट। अच्छा, इसको देखिएगा, यही ना, ये दोबारा मेरे वही है, लेकिन दोबारा हमने कहा कि सीएफई एक पाकिस्तान में कंपनी है। ये नहीं देखना नाम लिखा हुआ सीएफई लिमिटेड, ये पब्लिक है ना। सीएफई पाकिस्तान में कंपनी है, इसके 50% या उससे ज्यादा शेयर यूके की गवर्नमेंट या किसी और मुल्क की गवर्नमेंट के पास है, तो वो भी पाकिस्तान में क्या है, वो पब्लिक कंपनी कहलाएगी। क्या कहता है कि चलो मान लो कि किसी और मुल्क की किसी और कंपनी के पास इसके शेयर्स हैं 50%, लेकिन वो कंपनी 100% मलकियत हो उस मुल्क की गवर्नमेंट की, तो वो भी पब्लिक कंपनी होगी। इस तरह ये टफ है मामला। दोबारा, यूके की एक कंपनी है, हमने कहा कि ऑक्सफोर्ड लिमिटेड, यूके की 100% शेयर होल्डिंग इसमें यूके गवर्नमेंट की है, और इस कंपनी के पास 50% शेयर्स हैं सीएफई के, तो ये सीएफई क्या बन जाएगी, पब्लिक कंपनी। लेकिन अज्यूम कर लो वो कहेगा कि 90% शेयर्स हैं ऑक्सफोर्ड लिमिटेड के पास सीएफई के, और 95% यूके गवर्नमेंट के शेयर्स हैं, ऑक्सफोर्ड के 95% शेयर्स यूके गवर्नमेंट के पास। कहता है कि अब बताओ ये क्या हो, ये प्राइवेट होगी। क्यों, इसमें वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई कि 50% से ज्यादा शेयर्स उस कंपनी के पास हो जो कि होली ऑन हो फॉरेन गवर्नमेंट के। लेकिन ये तो होली ऑन है ही नहीं, ये तो 95% शेयर है, 99% भी हो। क्या होनी चाहिए, होली ऑन, यानी कि बाहर की गवर्नमेंट पाकिस्तान की किसी कंपनी के 50% शेयर ऑन करती है तो फिर भी वो पब्लिक है, या बाहर की गवर्नमेंट की कोई और मलकियत कंपनी है जिसके 100% शेयर बाहर की गवर्नमेंट के हैं, और उस कंपनी के पास हमारी कंपनी के 50% शेयर हो, तो फिर वो भी क्या कहलाएगी, पब्लिक कंपनी। तो बड़ा अभी प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको सही और क्लियर होगा। कहता है कंपनी हुज शेयर्स वर ट्रेडेड ऑन ए स्टॉक रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द टैक्स ईयर एंड विच रिमेन लिस्टेड ऑन दैट एक्सचेंज एट द एंड ऑफ द दैट ईयर। अब जरा इसको देखिए, सीएफई लिमिटेड अज्यूम कर लो ये लिस्ट होगी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, यहाँ पे ये लिस्टेड है। टैक्स ईयर 2025 की बात करते हैं। ये कहां से कहां तक है मेरे बच्चों, टैक्स ईयर 2025 कहां से कहां तक है, 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 तक, ये मेरे बच्चे इसका टैक्स ईयर। सीएफई 31 दिसंबर को जाके स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगी, 31 दिसंबर 2024 को। अब मेरे बच्चे, और पूरा उसके बाद ये लिस्टेड ही रही, सीएफई एक पब्लिक कंपनी है। यानी कि सादा अल्फाज में ऐसी ही कंपनी पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो, वो क्या है, वो पब्लिक कंपनी है। लेकिन मेरे बच्चे कहता है कि सीएफई पिछले 50 साल से स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड थे, टैक्स ईयर 2025 में 30 जून को जाके उस स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट हो गया आखिरी दिन। हम कहते हैं कि पब्लिक कंपनी होने के लिए स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होना जरूरी है, और आखिरी दिन लिस्टेड दिखना भी जरूरी है। अगर एक कंपनी पता नहीं कितने सालों से लिस्टेड हो और उस टैक्स ईयर के आखिरी दिन अगर वो डीलिस्ट हो गई है, वो पब्लिक कंपनी नहीं है। एक कंपनी पूरी जिंदगी में कभी लिस्ट नहीं हुई और आखिरी दिन पे जाके लिस्ट हो गई है, वो पब्लिक है। याद रखोगे, एक कंपनी एंड जाके 29 जून को 30 जून को लिस्ट हुई है, इट्स ओके, आखिरी दिन जिस दिन एंड हुआ है टैक्स ईयर, क्या वो लिस्टेड थी तो पब्लिक कंपनी है। याद रखोगे। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, हमने कहा कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास या पाकिस्तान की फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास अगर किसी भी कंपनी के 50% शेयर हो, वो कंपनी पब्लिक बन जाती है। फिर हमने डिस्कस किया कि ऐसा सेम अगर कोई बाहर के मुल्क की गवर्नमेंट हो, उसके पास भी हमारे किसी कंपनी के 50% शेयर हो, वो पब्लिक है। या फिर हमने डिस्कस किया कि अगर बाहर की किसी कंपनी के पास हमारी किसी कंपनी के 50% शेयर हो, और वो कंपनी होली ऑन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट हो, ये और होली ऑन ना हुई, इसके पास चाहे 100% शेयर हो, अक्सर वो कह देगा यूके की एक कंपनी है, उसके पास हमारी कंपनी के 100% शेयर अजीम कर लो, और उस कंपनी के 99% शेयर गवर्नमेंट के पास, ये प्राइवेट है। क्योंकि होली ऑन होनी चाहिए थी वो कंपनी, अगर बाहर की कोई कंपनी है पाकिस्तान की, मान लो कि उस कंपनी के 100% शेयर वहां की गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। याद रखोगे। फिर हमने डिस्कस किया कि अगर कोई कंपनी स्टॉक चेंज पे लिस्टेड है आखिरी दिन जिस दिन टैक्स ईयर एंड हुआ है, तो वो पब्लिक है।
अगर वो पाकिस्तान कहीं, अच्छा मान लो ये हम 31 दिसंबर को लिस्ट हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे किसी हरकत की वजह से 29 जून को जाके हमें डिलिस्ट कर दिया गया। तो टैक्स ईयर 2025 के अंदर हम क्या हैं? प्राइवेट कंपनी के, हम पब्लिक नहीं है, क्योंकि आखिरी दिन लिस्टेड नजर आना था हमें, चाहे आखिरी दिन ही लिस्ट होके क्यों नजर ना आए। क्या रखोगे? तो इस लाइन को जरा दोबारा देखो। कह रहा है कि कंपनी हुज शेयर्स वर ट्रेडेड ऑन ए रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द टैक्स ईयर, यानी कि किसी लम्हे भी अगर एक कंपनी के पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर शेयर ट्रेड हुए हैं तो वो क्या है? वो पब्लिक है। क्या रखोगे? अगली बात, एंड लिखा हुआ है, एंड प्लस इसके साथ कह रहा है एक ऐड कर लो, विच रिमेन लिस्टेड ऑन दैट स्टॉक एक्सचेंज एट द एंड ऑफ दैट ईयर, जो आखिरी लम्हों तक भी उस टैक्स ईयर के रजिस्टर नजर आने चाहिए, चाहे एक लम्हे के लिए क्यों ना हो। आज शाम को भी 4-5 बजे ही एक कंपनी लिस्ट हुई है स्टॉक एक्सचेंज, 30 जून है, कोई दिक्कत नहीं। जब एंड हुआ है टैक्स ईयर, वो लिस्ट नजर आ रही है ना, चाहे एक लम्हे के लिए क्यों ना हो, 1 मिनट पहले लिस्टेड हुई है, कोई दिक्कत नहीं। जब टैक्स ईयर एंड हो रहा था, उस लम्हे एट एनी टाइम लिखा हो, तो वो क्या होगी? पब्लिक कंपनी। क्या रखोगे इस बात? बेटा कहता है कि यूनिट ट्रस्ट हुज ट्रस्ट यूनिट्स आर वाइडली अवेलेबल टू द पब्लिक एट एनी एंड एनी अदर ट्रस्ट, यानी कि ये जो ट्रस्ट होता है, और ऐसा ट्रस्ट है जिसके शेयर्स आम पब्लिक को अवेलेबल हो सेल परचेज करने के लिए, तो उसको भी हम कहते हैं ये क्या है? ये पब्लिक कंपनी है। ये कम ही पूछता है, ये आखिरी वाला part। इसके अलावा कुछ और चीज तो नहीं किताब के अंदर, यही है। यस सर। तो बेटा अब जरा, ओए किधर गया वो? ये लगा था इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो नहीं, चलो मंडे को करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, आगे आएंगे कुछ। तो बेटा आज हमने एक काम की चीज पढ़ ली है, और वो काम की चीज क्या थी? पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन। हमें पता चल गया कि पब्लिक कंपनी कहते किसको है? ऐसी कंपनी जिसके 50% गवर्नमेंट के पास हो, चाहे फेडरल हो चाहे प्रोविंशियल हो। ऐसी कंपनी जिसके 50% फॉरेन गवर्नमेंट के पास शेयर हो, वो भी पब्लिक है। ऐसी कंपनी जिसके 50% शेयर फॉरेन कंपनी के पास हो, और वो फॉरेन कंपनी 100% मलकियत हो उस मुल्क की गवर्नमेंट की, वो भी पब्लिक है। और ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे उस टैक्स ईयर में किसी लम्हे भी रजिस्टर्ड हुए हों, ट्रेड हुए हों, और आखिरी लम्हे भी लिस्टेड ही नजर आ रहे हों, तो वो भी पब्लिक है। तो ये मेरे अच्छे पब्लिक कंपनी, और ऐसा यूनिट ट्रस्ट जिसके यूनिट पब्लिक अवेलेबल हो, वो भी पब्लिक कंपनी होती है। तो ये मेरे अच्छे हमने पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन डिस्कस कर ली। अब मेरे बच्चे हम दोबारा से वहीं से पीछे जाते हैं, और हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई बंदा रेजिडेंट हो, उसकी पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम भी और फॉरेन सोर्स इनकम भी, ये दोनों पाकिस्तान में क्या होंगी? टैक्सेबल होंगी। और अगर कोई बंदा रेजिडेंट नहीं है, उसकी सिर्फ पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी। अब मेरे बच्चे हमने ये देखना है कि रेजिडेंट होगा कौन। ये देखो, ये कुछ डेफिनेशन मैंने आपको इसलिए भी बताई क्योंकि रेजिडेंट का स्टेटस हमने तय करना है हर पर्सन पे। अब पर्सन कितने हैं यहाँ पे जिनका हमने रेजिडेंट स्टेटस खास तौर पे तय करना है? वो 3 है। हम 3 पर्सन का, जो क्योंकि हमारे टैक्स से रिलेटेड वो 3 लोग ही हैं जिनकी यहाँ पे कैलकुलेशन होती हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल है, एओपी है। कंपनी जाके इंशाल्लाह जब आप बड़े होंगे, फाइनल में जाएंगे, वहां पे जाके कंपनी की टैक्सेशन पढ़ेंगे। हमारे लेवल के ऊपर जो टैक्सेशन है वो इंडिविजुअल और एओपी की सिर्फ है। यहाँ पे हम कंपनी की टैक्सेशन नहीं सीख रहे। तो अब देखो, अब इसका मतलब हमारा जो पाला पड़ेगा, वो 3 तरह के पर्सन हैं जिनका हमें रेजिडेंट स्टेटस का पता होना चाहिए। कंपनी बी पर्सन है, इंडिविजुअल बी पर्सन है, और एओपी बी पर्सन है। अभी हम पर्सन की डेफिनेशन पढ़ के आए, अगर आपको याद हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें इन लोगों की अब इसका पता करना पड़ेगा कि इनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। कैसे पता चलेगा हमें? सबसे पहले देखो कि कितने लोगों का चेक करना है हमने, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का स्टेटस। 3 लोग, एक इंडिविजुअल हम लोग, दूसरा कंपनी, और तीसरा एओपी। तो 3 लोगों का रेजिडेंट स्टेटस जब भी कभी कभी जिक्र करे कि अच्छा रेजिडेंट स्टेटस के बारे में बताओ, तो आपने उससे पूछना चाहिए, बताओ किसका पूछना चाह रहे हो? कंपनी का पूछना चाह रहे हो, इंडिविजुअल का पूछना चाह रहे हो, या एओपी का पूछना चाह रहे हो? कहता है द डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन इज नेसेसरी एज द लॉ एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड दैट ए रेजिडेंट इज टैक्सेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स वर्ल्ड वाइड इनकम, यानी कि जो रेजिडेंट है उसकी पूरी दुनिया में जहां से भी कमाएगा, पाकिस्तान में टैक्सेबल है। यही ना, पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम। तो वर्ल्ड वाइड इनकम उसकी क्या है? पाकिस्तान में टैक्सेबल है। ये थोड़ा सा आगे चले जाइएगा मेरे बच्चों, इस पॉइंट टॉपिक पे पहुंच गए ना, इस पे? ठीक हो गया।
वेयर एज अ नॉन रेजिडेंट अगर हो पाकिस्तान के अंदर कोई, इज टैक्सेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तान सोर्स इनकम। द ऑर्डिनेंस लेज ऑन द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन इन द फॉलोइंग मैनर। अब हमने ये सीखना है काम की चीज। कहता है कि रेजिडेंट, अच्छा, ये कैसे डिटरमिन करेंगे कौन रेजिडेंट है कौन नॉन रेजिडेंट है। कहता है कि पर्सन शैल बी रेजिडेंट इन पाकिस्तान फॉर ए टैक्स ईयर इफ द पर्सन इज, अभी अभी जनरल बातें कर रहे हैं, अभी हमने एक एक को डिस्कस करना है रहता रहता। कंपनी कब रेजिडेंट होगी, पर्सन कब रेजिडेंट यानी कि इंडिविजुअल, और इसको अभी डिस्कस करेंगे, अभी जनरल बातें कर रहा है अभी भी। कहता है कैसे डिटरमिन करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस, ये डिटरमिन करने का तरीकाकार बता रहा है। कहता है पर्सन शैल बी ए रेजिडेंट इन पाकिस्तान फॉर ए टैक्स ईयर इफ ए पर्सन इज रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट कंपनी और रेजिडेंट एओपी। कहता है रेजिडेंट पर्सन कौन होगा। कहता है जो रेजिडेंट कंपनी हो, रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, रेजिडेंट एओपी हो, वो रेजिडेंट पर्सन है। लेवल नहीं हो गया, ये डिफाइन कर दिया उसने अभी फिलहाल। इसका मतलब क्या हुआ, हमें पता करना पड़ेगा कि फिर रेजिडेंट इंडिविजुअल कौन है जिसको ये बोल रहा है, रेजिडेंट कंपनी कौन है और रेजिडेंट एओपी कौन है। उसने तो बोल दिया कि रेजिडेंट कौन है, पर्सन शैल बी रेजिडेंट इन पाकिस्तान फॉर ए टैक्स ईयर। और हर टैक्स ईयर के लिए हम अंदाजा लगाते हैं कि इस टैक्स ईयर के अंदर ये बंदा रेजिडेंट है कि नहीं, यानी कि हर बंदे का हर टैक्स ईयर के अंदर हिसाब किताब होता है रेजिडेंट का। आप ये हम बैठे हुए अभी, मुझे बताओ हम किस टैक्स ईयर में बैठे हुए हैं। 26 में भैया, टैक्स ईयर 2026 में, ऐसे ही ना, 30 जून 2026 आ रहा है आगे, दिसंबर में बैठे हुए हैं हम। तो टैक्स ईयर 2026 में बैठा हूँ, तो इस साल जब एंड होगा हम सब लोगों का अगर कोई फाइलर हो, हमारा हिसाब किताब होगा, भाई बताओ आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। हर साल ही तो होता है इस तरह का। इसका मतलब हो सकता है एक बंदा इस साल में रेजिडेंट हो और अगले साल में नॉन रेजिडेंट हो, इस साल में नॉन रेजिडेंट हो अगले साल में रेजिडेंट हो। इस तरह के मामला चलते रहते हैं, हर साल के लिहाज से तयन किया जाता है इसका। याद रखोगे इसको। कहता है रेजिडेंट पर्सन कौन होगा पाकिस्तान में, जो रेजिडेंट कंपनी हो, रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, रेजिडेंट एओपी हो। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान की ये हमेशा रेजिडेंट ही होती है। ये भी तो पर्सन की डेफिनेशन में शामिल थी ना गवर्नमेंट, पीछे अगर पढ़ोगे पर्सन की डेफिनेशन में था ना वहां पे कि गवर्नमेंट भी पर्सन है। तो गवर्नमेंट हमेशा ही क्या होती है, रेजिडेंट। इसका तयन करने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट है भैया, तो इसको हम हमेशा बोलेंगे ये रेजिडेंट ही होती है। हम अगर वो कहते मान लो हमारे मुल्क की फेडरल गवर्नमेंट इस टैक्स ईयर के अंदर एक दिन भी पाकिस्तान में नहीं टिकी, इमरान खान बाहर आ गया और फेडरल गवर्नमेंट सारी मुल्क से बाहर चली गई और पूरा साल कभी वापस नहीं आई, अब बताओ इसका स्टेटस क्या होगा, रेजिडेंट ही है। तो मेरे अच्छे रेजिडेंट हो सकता है इस तरह का सिनेरियो दे दे कोई, कोई वहां पे बैठा हो इमरान खान का दीवाना, कहेगा ठीक है भाई इमरान खान बाहर आ गया और उसके बाद पूरी फेडरल गवर्नमेंट मुल्क से भागी और पूरा साल मुल्क से बाहर रही, आई ही नहीं कभी, पिछले 5 साल से नहीं आए, फेडरल गवर्नमेंट है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। अब बताओ रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट 100 साल नहीं आते, वो पाकिस्तान में रेजिडेंट ही रहेंगे, इनके मुल्क में आने जाने से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे आगे इनका है, इनका हम देखेंगे कैसे तयन करेंगे। कहता है पर्सन शैल बी नॉन रेजिडेंट पर्सन फॉर ए टैक्स ईयर इफ द पर्सन इज नॉट ए रेजिडेंट पर्सन फॉर दैट ईयर। कहता है देखो रेजिडेंट उसने यहां पे डिफाइन कर दिया इन पॉइंट। रेजिडेंट कौन होगा, जो रेजिडेंट हो या गवर्नमेंट हो, यही बोला ना उसने। कहता है रेजिडेंट कौन होगा, जो रेजिडेंट हो, रेजिडेंट चाहे इंडिविजुअल हो चाहे ओपी हो चाहे कंपनी हो। फिर उसने कहा कि नॉन रेजिडेंट कौन होगा, कहता है जो नॉन रेजिडेंट हो। लेवल नहीं हो गया अभी तक, यकीन करो यही बकवास कर रहा है यहां पे, लेकिन कानून ऐसा ही होता है मेरे बच्चों, कानून ऐसा ही। अब यहां से आगे कहानी शुरू करेगा, अब आपको समझाएगा। कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन ऊपर तो जो मैंने बातें की वो की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है टू नोट फ्रॉम द अबव डिस्कशन, यानी कि इसको लग रहा है मैंने बहुत डिस्कस किया ऊपर। कहता है ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट फ्रॉम द अबव डिस्कशन इज दैट रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एनी पर्सन इज टू बी डिटरमिन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच टैक्स ईयर। कि हर बंदे का जो रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल स्टेटस है, इन लोगों का, इन तीन का हर टैक्स ईयर में हम डिटरमिन करते हैं इंस्पेक्ट ऑफ ईच टैक्स ईयर एज इट मे वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर। क्योंकि एक साल में रेजिडेंट हो सकता है वो बंदा, अगले साल में हो सकता है वो रेजिडेंट ना हो वो पर्सन। कहते पर्सन कैन बी रेजिडेंट टैक्स ईयर 2025 जो कि 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 को एंड होता है, इसमें हो सकता है वो कहता है रेजिडेंट हो, लेकिन नॉन रेजिडेंट हो इन टैक्स ईयर 2026 जो 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक है। कहता हो सकता है उसमें नॉन रेजिडेंट हो। यहां तक तो उसने पता नहीं क्या बताता, ना कभी पूछा पेपर में ना कभी पूछेगा। अब आगे बात में रोचे, अब हमने डिटरमिन करना है एक्चुअली रेजिडेंशियल स्टेटस। सर वो तीन तरह के लोग रेजिडेंट होते हैं ना, गवर्नमेंट का तो रौला ही मुक्का, गवर्नमेंट तो पक्की पक्की रेजिडेंट है। तो बाकी वो तीन लोग कब रेजिडेंट होंगे, कंपनी, एओपी और इंडिविजुअल।
तो सबसे पहले बच्चे इंडिविजुअल से शुरू करते हैं। कोई इंडिविजुअल कब पाकिस्तान में रेजिडेंट होगा, इसमें पहले एक जनरल डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि की हुई बातें अक्सर वो याद रह जाती हैं। लो बेटे, अज्यूम कर लो पाकिस्तान, तो वैसे कुदरती तौर पे आलू जैसा बनता है, यकीन कर लो, मैं जानबूझ के नहीं बनाता। पाकिस्तान, और ये मिस्टर ए। हम देखना चाह रहे हैं ये मिस्टर ए टैक्स ईयर 2025, ये मिस्टर ए टैक्स ईयर 2025 में पाकिस्तान का रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, हम इस चीज को डिटरमिन करना चाहते हैं। कहता है कैसे पता चलेगा ये रेजिडेंट है। हमने कहा कि देखो, चाहे ये जो मर्जी हो, चाहे ये डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे ये इमरान खान हो, तो अगर पिछले 2-2.5 साल से पाकिस्तान से कहीं हिला ही नहीं बेचारा, और वो कह रहे हैं कि तू जा पाकिस्तान से, कहता है मैंने नहीं जाना। मेरा पाकिस्तान है, मैं क्यों जाऊं भाई। है, उसे साफ इनकार कर दिया उसने कि मैं तो नहीं जाऊंगा। हाँ, खुद चुके के सुते पे रात सोटे आन के थे। अल्लाह माफ करे। हाँ, वो हो सकता है, और यही इनका प्लान है कि हम जैसे तैसे करके, किया एक बंदा साथ तो सारे तगड़ा है, वो कहते हैं इसको डालो जहाज में, छोड़ो किसी मुल्क में, नवेड़ो इसको, उसको कहते हैं अब यहाँ भी रहो, उस गवर्नमेंट के हवाले करके आ जाते हैं, और उनको कहेंगे इसको वीजा नहीं देना। अब ये हमारे मुल्क में नहीं आना चाहिए, रिपोर्ट नहीं करना है इसको, ऐसे मुल्क में छोड़ाओ। ये भी मंसूबों में से एक मंसूबा हो सकता है उनका, ये है थॉट इस तरह की। नो बेटा, खैर हम देखना चाह रहे हैं मिस्टर ए, चाहे ये कोई भी है दुनिया का कोई बंदा, हम इस साल में टैक्स ईयर 2025, अब टैक्स ईयर 2025 देखो कहां से कहां तक होगा बोला। 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून। अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, इस चीज को देखना। ऐसे टैक्सीर बोल दिया करेगा, इस टैक्सीर के देखो चेक करो ये बंदा रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है, फिर आपने सिर्फ इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान चेक करना है उसका टाइम ड्यूरेशन पाकिस्तान में कितना स्टे हुआ है। कहता है अगर इस बंदे ने पाकिस्तान में इस टाइम ड्यूरेशन में टैक्स ईयर 2025 में 183 दिन या उससे ज्यादा स्टे किया है, कम से कम 183 दिन या उससे ज्यादा स्टे किया है, तो ये पाकिस्तान का रेजिडेंट है। यानी कि 183 दिन बेंच मार्क है पाकिस्तान का रेजिडेंट होने के लिए। अगर आप इस मुल्क में 182 दिन रहे हो, तो आप नॉन रेजिडेंट हो। अब पता है जो होता क्या है, जो जो होते हैं ना ये टैक्स कंसल्टेंट्स होते हैं। हमारी क्लास कितने बजे तक है बोला। हाँ, तो 5 मिनट ऊपर हो जाएंगे, कोई बात नहीं, 4:15 बजे तक तो ऑफिशियल है ना, अभी खत्म हो जाएगा वैसे। अच्छा देखिएगा, हमारे हम डिस्कस क्या कर रहे थे। हाँ, टैक्स कंसल्टेंट, पता वो क्या करते थे। एक बंदा कहता है सर मैं बाहर से भी कमा रहा हूँ, ये इसमें मान लो कि फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ, तो मैं तो फंस गया है, तो मुझे टैक्स बाहर की इनकम पे वो कहता है बिल्कुल देना पड़ेगा, लेकिन इसका एक तरीकाकार है। कहता क्या तरीकाकार है? कहता कि कितने दिन पाकिस्तान में रुके हो? कहता है हो गए तकरीबन आज 182वें दिन है। कहता आज रात निकल जा है, अगला दिन नहीं चढ़ना चाहिए 83वें, अगर निकल जाते हो तो फिर मुबारक हो, फिर आपकी जो जाहिर बात है कि हाँ, तो वो आपकी टैक्सेबल नहीं होगी। आप नॉन रेजिडेंट होंगे इस साल में, जो सिर्फ पाकिस्तान से कमाया होगा, आप जितनी देर रुके हो 182 दिन आज तक रुके हो, इसमें जो पाकिस्तान से कमाया होगा वो टैक्सेबल होगा, लेकिन बाहर वाले आपके टैक्सेबल नहीं होगी। तो इस तरह करके ये टैक्स वाले फिर उसको लगाते हैं कि फिर इतना देर बाहर घूम फिरा। कहने का मतलब कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान में 183 दिन या उससे ज्यादा रुका, वो रेजिडेंट है। और 183 दिन हम कौन कैसे करते हैं? अगर कोई बंदा आया पाकिस्तान में 4 दिन रुक गया, रुका फिर चला गया, फिर आया महीना रुका फिर चला गया, फिर आया कोई 4 महीने रुका फिर चला गया, ये टैक्स ईयर में जैसे जैसे इस तरह चक्कर लगा रहा होगा, हर चक्कर के हमने दिन काउंट करने हैं। याद रखोगे इसको, ये नहीं कि एक ही गो में वो पाकिस्तान में इतना रुका, नहीं नहीं, अगर कोई चक्कर लगा रहा हो, आ जा रहा हो, और जितने उसने इस टैक्स ईयर के अंदर चक्कर लगाए और उन दिनों को जब हमने काउंट किया, अगर वो 183 दिन बन गए, तो ये क्या होगा, ये पाकिस्तान में रेजिडेंट होगा। अब वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो रूल्स कैलकुलेट करने हैं, फिर वो जो चक्कर लगा रहा होगा कौन सा दिन काउंट करना है कौन सा नहीं करना। कहता कि जिस दिन भी वो बंदा पाकिस्तान में एंटर हो गया, उस दिन के चाहे 1 सेकंड में भी एंटर हो, वो पूरा दिन काउंट होगा। यानी कि आज रात को 11:59 के ऊपर एक बंदे की फ्लाइट यहां पे लैंड हुई है, तो मुबारक हो, आज का पूरा दिन हमने काउंट कर लिया उसका। अभी 12 तो नहीं ना बजे, 11:59 चल रहे थे अभी, सुई पे 12 नहीं हुए थे। तो आज का पूरा दिन हमने क्या कर लेना, काउंट, यानी कि जो डे ऑफ अराइवल है, एक लम्हा 1 सेकंड के लिए भी वो पहुंच गया उस दिन में, वो पूरा दिन यहां पे काउंट होगा। और जिस दिन वो यहां से जाएगा, चाहे उस दिन के 1 मिनट बस रुका हो और चला गया हो यहां से, वो पाकिस्तान में पूरा दिन काउंट होगा। यानी कि रात को 12:01 पे उसकी फ्लाइट निकल गई है पाकिस्तान से, लेकिन मुबारक हो, दिन तो शुरू हो गया था, अब वो पाकिस्तान में पूरा दिन काउंट होगा।
यानी कि जिस दिन वो पाकिस्तान में आया, चाहे एक सेकंड भी उस दिन का हो, वो पूरा दिन काउंट होगा। जिस दिन वो पाकिस्तान से गया, वो दिन भी चाहे एक सेकंड रुककर चला गया हो, वो पूरा दिन काउंट। याद रखोगे? यस। बात यहां तक नहीं रुकी, आगे भी है। वो कहता है कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान में आया किसी नौकरी के लिए, अब दिन तो हमने काउंट करने हैं जो भी पाकिस्तान में आ गया, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस मकसद के लिए आया हो। हाँ, कुछ होंगे आगे जाके एग्जाम्पशन डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे आया हो। अगर एक बंदा पाकिस्तान में नौकरी के लिए आया और आते ही बेचारा शदीद बीमार पड़ गया और शौकत खाना में एडमिट है कई दिनों से, कई महीनों से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बेचारा नौकरी पे गया ही नहीं, जो मर्जी हो। एक बंदा अगर पाकिस्तान में आ गया, वो यहाँ पे बीमार पड़ जाए, यहाँ पे वो कहीं नॉर्दर्न एरिया में चला जाए, खुदा ना खासा, वहां पे उसको कच्चे के डाकू वो पकड़ के ले जाए, सच्ची बता रहा हूँ, जो मर्जी हो, अगर वो बंदा पाकिस्तान में है, कहीं पे बेचारा किसी किसी चीज में, वहां पे मान लो कि किसी होता है कि वो बर्फ में फंसा पड़ा है, या यहाँ पे कच्चे के डाकू ने ढा लिया, या खुदा ना खासा कराची के किसी होल में गिर गया, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। अगर वो बंदा पाकिस्तान में है, उसका हर दिन काउंट होगा, खुदा ना खास्ता वो हॉस्पिटल में हो, कौमे में हो, उसको ये ना पता मैं कहां पे पड़ा हूं, वो दिन भी काउंट हो। ये सच्ची बता, कहता बीमारी ठमारी हो जाए उसको, और वो कहता कि चले यहाँ पे आया हुआ है, नौकरी पे आया हुआ था, वो कहता कि मैं एक महीना घूम फिर के आता हूँ पाकिस्तान के एरियाज में। घूम रहा है ना, चाहे जो मर्जी करे, काउंट हो। किसी बिजनेस ट्रिप के बाद आया था, उसका किसी वजह से यहाँ पे हड़तालें शुरू हो गई, ये हो गया, वो बेचारा निकल ही नहीं सका पाकिस्तान से, है तो यहीं पे ना, काउंट हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि जो बंदा पाकिस्तान में है वो है, उसका दिन काउंट होगा। एक बंदा सिर्फ छोड़ा उन्होंने, इसके अलावा आपने कोई दूसरा नहीं छोड़ना, सिर्फ एक बंदे को छोड़ा है। और वो कौन है? कहता कि अगर अज्यूम कर लो एक बंदा बेचारा इंडिया से जा रहा था अफगानिस्तान, क्योंकि इनकी अब आजकल आपस में काफी प्यार मोहब्बत, यस। तो इंडिया से एक बंदा, उसका जहाज मेरे बच्चे वहां से उड़ा और उसे जाना था अफगानिस्तान। लेकिन अज्यूम कर लो कि वो इन ट्रांजिट रास्ते में किसी किसी बंदे की तबीयत खराब होगी और उन बेचारों को हंगामी लैंडिंग करनी पड़गी वहां पे इस्लामाबाद या कराची किसी एयरपोर्ट पे, लाहौर। लेकिन उसकी जो मंजिल थी वो थी अफगानिस्तान। अगर कोई भी वैसे भी हंगामी लैंडिंग ना हो, वैसे भी हो, अगर एक जहाज किसी और मुल्क में जा रहा था और वो जहाज उसकी जो जिस मुल्क में जा रहा था रास्ते में उसे पाकिस्तान में भी स्टे करके निकलना था, उसका वो जो स्टे कौन नहीं हो, इस तरह के बंदे को कहते हैं ये इन ट्रांजिट बंदा है। ये इसका इसकी मंजिल कोई और है, बस रास्ते में जाते हुए बेचारे का यहाँ पे स्टे हुआ है, सिर्फ सिर्फ एक ये लम्हा छोड़ा है हमने। उसके अलावा आपने किसी बंदे का कोई दिन कोई मिनट आपने जाया नहीं जाने देना, उसको काउंट करना है, ताकि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बना सके। याद रखोगे इसको? यस सर। लो बेटा, इंडिविजुअल की तरह देखिएगा। एक तो हमें पता चल गया कि इंडिविजुअल पाकिस्तान में कितने दिन रुका हो, 183 दिन या उससे ज्यादा। कह रहा है कि इंडिविजुअल शैल बी रेजिडेंट इंडिविजुअल, कंपनी की बात नहीं कर रहे अभी हम इंडिविजुअल का देख रहे हैं। शैल बी टैक्सी इंडिविजुअल फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर टैक्सी इफ द इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर पीरियड ऑफ आर पीरियड्स। देखो, एक दफा ही यहाँ पे रुका हो या वक्फे वक्फे से पाकिस्तान में आया हो, और वो सारा जो डिफरेंट पीरियड्स में यहाँ पे पहुंचा, अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू 183 डेज आर मोर इन टैक्स। हम वो सारे जो चंक होंगे इस तरह के दिन इकट्ठे करेंगे और देखेंगे 183 दिन बनते हैं तो वो रेजिडेंट हो। कह रहा है अगर वो इंप्लॉई हो, आर ऑफिशियल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट आर प्रोविंशियल गवर्नमेंट पोस्टेड अब्रॉड इन द पाकिस्तान। अच्छा, ये भी जरा देखिएगा, अगर एक बंदा गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हो और गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो किसी और मुल्क में डिप्लॉयड है, वहां पे वो नौकरी कर रहा है, एम्बेसी वगैरह भी इस तरह का, ये लोग पके पके वहां पे रहते हैं, कई कई साल नहीं वापस आते। ये तो बंदा कभी पाकिस्तान में आया ही नहीं, लेकिन है तो गवर्नमेंट का बंदा ना। अगर गवर्नमेंट का बंदा मुल्क से बाहर नौकरी कर रहा हो, वो पाकिस्तान का रेजिडेंट ही कंसीडर होता है। अगर गवर्नमेंट का बंदा गवर्नमेंट के बिहाफ में मुल्क से बाहर काम कर रहा हो, वो तो पाकिस्तान में साल में रुका ही नहीं, या आया तो चला गया, उसके 183 दिन रुका ही नहीं, हम कहते हैं गोली मारो 83 दिनों को, उसके हमने 183 दिन चेक ही नहीं करने। अगर वो फेडरल गवर्नमेंट का बंदा है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बंदा है और वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे बाहर कहीं भी नौकरी कर रहा है, इस तरह की डिप्लोमेसी टाइप की जो भी है, वो डिप्लोमेट है, तो इस तरह ये बंदा, ये हमेशा ही क्या होगा, ये हमारा रेजिडेंट ही होगा। याद रखोगे? और ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हु इज नॉट प्रेजेंट, अब ये बंदा कमाल का है, ये अभी थोड़ी देर पहले ऐड किया है। पाकिस्तान ने फिर जुगाड़ ढूंढ लिया। वो क्या करते थे, अच्छा देखो, एक बंदा पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं होगा तो किसी और मुल्क का रेजिडेंट बन जाएगा, फिर ऐसे ही होगा ना। यस। अगर आप पाकिस्तान में 183 दिन नहीं रुके, तो फिर आप किसी और मुल्क में गए होंगे, वहां पे 183 दिन रुके होंगे, 365 दिन है ना, तो कहीं ना कहीं तो रेजिडेंट बन ही गए होंगे ना। पाकिस्तान ने और जुगाड़ ढूंढ लिए। पाकिस्तानी क्या करते थे, अज्यूम कर लो हमारे हैं 183 दिन, तो हो सकता है किसी और मुल्क के 60 दिन हो, किसी और मुल्क के 100 दिन हो, अपने अपने होंगे ना कानून।
कि हम किस तरह रेजिडेंट बंदा किसको मानते हैं। अज्यूम कर लो, मैं समझा रहा हूं आपको। वो पाकिस्तान में रोका सिर्फ 182 दिन और निकल गया यहां से। जिस मुल्क का कानून था ना कि हमारा यहाँ पे 7 दिन कोई बंदा रुका हो, वो रेजिडेंट होगा, वो वहां पे रुका 59 डेज, निकल गया। अच्छा, है ये पाकिस्तानी? इस तरह का जुगाड़ी पाकिस्तानी ही हो सकता है, हो वो पाकिस्तानी, सच्ची बता रहा हूं। अच्छा, उसके बाद किसी और मुल्क में गया, वहां पे 100 दिन थे, वो 90 दिनों के बाद निकल गया वहां। वो टिक ही नहीं रहा कहीं पे। और है कौन पाकिस्तानी? अगर कोई पाकिस्तानी नेशनल हो, अब हम पाकिस्तानी नेशनल की बात कर रहे हैं, अगर कोई बंदा पाकिस्तानी नेशनल हो और इस साल वो पाकिस्तान में 182 दिन मान लो कि रुका है, या 183 दिन से कम रुका है, और वो निकल गया यहां से, हम ये सोच के बैठे होंगे एफबीआर वाले कि वो किसी और मुल्क का रेजिडेंट बन गया होगा। लेकिन हमें खबर मिली इस साल में वो किसी मुल्क का और का भी रेजिडेंट नहीं बना। फिर हम कहते हैं कोई मसला नहीं, फिर वो हमारा ही रेजिडेंट है। यानी कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान का नेशनल हो पाकिस्तानी, और वो दुनिया के किसी मुल्क का उस साल में रेजिडेंट ना बने, फिर वो हमारा ही रेजिडेंट है। यार रखो, ये कमाल का उन्होंने ढूंढा, क्योंकि लोग इस तरह जुगाड़ कहते हैं ठीक है फिर लबो। कह रहे हैं सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हु इज नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तानी शहरी की बात हो रही है, ये पाकिस्तानी शहरी की बात हो रही है, ये पाकिस्तान का सिटीजन हो, ये कोई बाहर के मुल्क के बंदे की बात नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान का सिटीजन हो, हु इज नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन 182 डेज। लेकिन उन्होंने भी यही रख रखा है जनरल रूल कि वो किसी मुल्क में 182 दिन से ज्यादा नहीं रुका, मतलब किसी मुल्क का, उन्होंने यही लगा होगा कि 183 दिन ही होते हैं किसी मुल्क के भी, वो किसी और मुल्क में भी 182 दिन से ज्यादा नहीं रुका ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, और ही इज नॉट ए रेजिडेंट टैक्स पेयर ऑफ एनी अदर कंट्री, या वो किसी भी वजह से किसी और मुल्क का रेजिडेंट नहीं बना, तो फिर एक्चुअली वो क्या है, वो हमारा रेजिडेंट है। याद रखोगे, यहाँ पे 3 तरह के लोगों को रेजिडेंट बताया उसने। एक ऐसा बंदा जो मुल्क में कोई भी बंदा हो, वहां पे ये नहीं कि पाकिस्तानी सिटीजन है कोई, जो मर्जी हो, डोनाल्ड ट्रंप भी आ जाए 183 दिन रुके, वो पाकिस्तान का रेजिडेंट है। लेकिन यहाँ पे अगर वो 3 घंटे भी रुक जाए, तो पता नहीं हमारे जो उनके अल्लामा हाफिज जो गुलाम हैं, उनके लिए पता नहीं कितनी खुशी की बात हुई, उनके आका 3 घंटे रुके हैं, लेकिन अल्लामा हाफिज वो 3 घंटे भी नहीं रुकेगा यहाँ पे आके। ऐसे गुलाम रखे हुए हैं उसने, क्योंकि उसके गुलामों के पास आने की जरूरत ही कौन, बस हुक्म करते हैं वहां से वो काम कर देते हैं, क्या जरूरत है वहां पे आके कुछ कहने की। खैर, कहता है कि कोई भी बंदा हो पाकिस्तान में 183 दिन रुके, वो रेजिडेंट है। गवर्नमेंट का एम्प्लॉई, फेडरल हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, चाहे पाकिस्तान में एक दिन भी ना रुके, वो रेजिडेंट है। और पाकिस्तान का सिटीजन हो, और वो पाकिस्तान में भी 182 दिन से ज्यादा नहीं रुका हो, और किसी और मुल्क में भी 182 दिन से ज्यादा नहीं रुका, यानी कि किसी और मुल्क का रेजिडेंट नहीं बना, वो पाकिस्तान का रेजिडेंट है। याद रखोगे। अब मेरे बच्चे कहता है कि द अमेंडमेंट इज मेड बेसिकली फॉर दोज पाकिस्तानी सिटीजन हु डू नॉट स्टे इन कंट्री वन कंट्री फॉर 182 दिन एंड रिमेन नॉन रेजिडेंट फॉर ऑल द कंट्रीज दे रेजिड ड्यूरिंग द ईयर। वो कहता है कि इस तरह के लोग वो फिरते रहते हैं। बस एक आधी बात मेरे बच्चों, ये रूल मेरे चाहिए, अभी मैंने बता दिया, वैसे सिर्फ इनको रीड करना। वो रूल क्या है, वो दिन काउंट करने के, अब ये दिन काउंट करने के रूल है मेरे बच्चों। कहता है कि रूल 14 ऑफ द इनकम टैक्स रूल, ये लेना पूछ सकता है मेरे बच्चे, वो दिन काउंट करने के तरीकाकार बताओ, ये लहदा बताएंगे आप। कौन बंदा रेजिडेंट होगा, वो ये है, इंडिविजुअल का रेजिडेंट होगा, ये इंडिविजुअल रेजिडेंट है। आगे दिन काउंट करने का तरीकाकार क्या है, 182 दिन, तो 83 दिन काउंट करने, वो 183 दिन काउंट करने का तरीकाकार है। कह रहा है रूल जो भी है, स्टेट्स द मेथड फॉर कंप्यूटिंग द नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे ऑफ इंडिविजुअल इन पाकिस्तान, द सेड रूल क्या कहते हैं, द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 82 व्हिच प्रोवाइड्स फॉर द डिटरमिनेशन, ठीक हो गया यार, part of a day that an individual is present in Pakistan, including the day of arrival in and day of departure from Pakistan, counts as a whole day of such presence। यानी कि जब आप पाकिस्तान में आए गए हो चाहे, और एक लम्हे भी पाकिस्तान पहले पहुंच गए उस दिन के, और एक लम्हा सिर्फ यूज करके उस दिन का पाकिस्तान से निकल गए हो, वो पाकिस्तान में पूरा पूरा दिन काउंट हो। यानी कि आपके आने का दिन और आपके जाने का दिन, ये पाकिस्तान में पूरे काउंट होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना लम्हा रुके और कितना लम्हा पहले आप आए। उसके बाद द फॉलोइंग डेज इन विच इंडिविजुअल इज होली और पार्शली प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट एज ए होल डे ऑफ सच प्रेजेंस, नेमली पब्लिक हॉलीडे। यानी कि अगर यहाँ पे छुट्टियां ना, कोई पब्लिक हॉलीडे चल रही है, एक बंदा पाकिस्तान में आया हुआ है और यहाँ पे अज्यूम कर लो वो नौकरी करता है या कोई इस तरह का मामला, पब्लिक हॉलीडेज है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी काउंट होंगे। और ए डे ऑफ लीव इंक्लूडिंग सिक लीव, यहाँ पे कोई नौकरी करता है, होता है ना पाकिस्तान के क्रिकेट कोच, फलाने कोच, यहाँ पे बड़े सारे लोग बाहर से नौकरी करने आते हैं, क्योंकि माशाल्लाह बड़ा डेवलप कंट्री है। अक्सर आपने देखा होगा यहाँ पे बाहर कोई शकरकंदी की रेत खरीद रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना, यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं, ये चिप्स खाने वाले की जो बारह मशहूर है बाहर, अंग्रेजी खाते हैं सारे, माशाल्लाह इतना तरक्की करके, क्योंकि हाफिज जी ने कल परसों गया, अब ऊंची उड़ान है। और साथ ही उसमें ये भी पता चला कि हमें जो यूके की वो हैं यूनिवर्सिटियां हैं, उन्होंने हमारे तलबा को दाखिले देने बंद कर दी।
क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे जा जाके पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों ने वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ भर दी हैं पाकिस्तान से जाके, और वो वहाँ पे वो सियासी पनाह लेते हैं। उन्होंने ख़त्म कर दिया वो सारा सिलसिला, सियासी पनाह वाला ये वो जो भी है यूनिवर्सिटियों में दाखिले वाला। खैर, ऊंची उड़ान, ए पब्लिक हॉलीडे, ए डे ऑफ लीव आर इंक्लूडिंग सिक लीव, यानी कि आप यहाँ पे आए नौकरी के लिए और उसके बाद बीमार पड़ गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किस तरह की बीमारी है क्या है, वो दिन काउंट होंगे आप। इसी तरह कहता है ए डे दैट इंडिविजुअल्स एक्टिविटी इन पाकिस्तान इज इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ ए स्ट्राइक, लॉकआउट और डिले इन रिसीट ऑफ सप्लाई। एक बंदा बाहर से कोई सप्लायर पाकिस्तान में वो मादनियात लेने के लिए आया हुआ, अजीम कर लो, अगर वो मादनियात लेने के लिए आया हुआ और उसके बाद इमरान खान बाहर निकला है, पूरे मुल्क में हड़ताल, सब एयरपोर्ट बंद, और वो बेचारा उसको कुछ दिन यहाँ पे रुकना पड़ गया क्योंकि हड़तालें थी, वो जा ही नहीं सकता था, मादनियात लेके निकल नहीं सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप पाकिस्तान में कोई सप्लाई लेने आते हो और वो सप्लाई हड़तालों की वजह से, लॉकआउट्स की वजह से वो फैक्ट्री बंद है, फैक्ट्री वर्कर ने हड़ताल कर रखी है, वो बेचारे जो हमारे लब्बाइक वाले हैं, तहरीक लब्बाइक वाले हैं, उन्होंने मान लो कि बाजार बंद कर रखे हैं, फिलहाल तो वो खुद बंद है वो मिल ही नहीं रहे कई दिनों से। कितना अल्लाह माफ करे, बात का दुख तो है उन फैमिलीज के ऊपर, लेकिन आपको फनी नहीं लगता ये सारा कुछ? यकीन कर लो, आपको पता है उनको खुद ही निकाला है इन्होंने, कहना बाहर आ जाओ, क्योंकि वो बेचारे वेट ही करते हैं, वो इन्हीं के कहने पे निकलते हैं कभी, उनकी जरूरत ही नहीं वैसे कि वो इनके हुक्म के बगैर निकले। उन्होंने कहा कि आ जाओ, वो निकले, उन्हें पढ़ के उन्होंने कुटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा हम वापस आना, कहता कि अंदर वापस ना, उन्हें गई है, क्योंकि उन्होंने दिखाना था किसी को कि ये देखो हमने ये इस तरह के लोगों को आपके लिए बलि के बकरे बना के पेश कर रहे हैं। उन्होंने तोहफा दिया यार, देखो सबसे शदीद जमात यही थी ना जो इसराइल के खिलाफ थी, जिन्हें कहते कहीं घोड़ियां दे बह के उथे और केड़े यूबी दे और ने वारस, सलाउद्दीन यूबी दे वारस हैं असी जाके फतह करना, अल्लाह माजूद करके किसी के जज्बात मजरूह हो, ये उन्हीं की जमात थी। उन्होंने पकड़ा उसको एक जिसको कहते हैं कि सड़क पे लेके जाके, अल्लाह माफ करे, गरीबों के बच्चों को मारा और क्या किया उनके साथ, लेकिन उनको दिखा दिया कि ये देखें हम मौलिया तेरी पक्की पक्की मशहूर मादद ना, मादद के साथ में सोचो ले बेटा। कहता कि डे दैट द इंडिविजुअल्स एक्टिविटी इन पाकिस्तान इज इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ स्ट्राइक, लॉकआउट और डिले इन रिसीट ऑफ सप्लाई। अगर कोई बंदा सप्लाई लेने आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता जिस वजह से वो पाकिस्तान में रुक गया, वो दिन भी पाकिस्तान में काउंट होंगे। ए हॉलीडे स्पेंड बाय द इंडिविजुअल इन पाकिस्तान बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर एनी एक्टिविटी इन पाकिस्तान। देखो होता है ना कि बंदा यहाँ पे कोई सामान खरीदने आता है, कहता है सामान तो खरीद लिया यार, बड़ा ही देख लो थक गए हूँ मैं, ऐसा करता हूँ 2-4 दिन ना नॉर्दर्न एरिया में जरा घूम फिर के आया यार। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो उसके बाद भी यहाँ पे कोई स्टे किया है, या हो सकता है कि यहाँ पे किसी की नौकरी खत्म हो गई हो लेकिन अभी उसका बाहर का वीजा ना लग रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पाकिस्तान में है वो है। कहता कि हॉलीडे स्पेंड बाय द इंडिविजुअल इन पाकिस्तान बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर एनी, इसको देखिएगा। अगर अज्यूम कर लो कि हमने क्या किया, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कोच बाहर से मंगवाया, अज्यूम कर, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट शुरू होना है वो होना है 1 जनवरी से, 1 जनवरी से उसका कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा। लेकिन उसने कहा कि पाकिस्तान इतना हसीन है, वो अभी आज 6 दिसंबर को इसका जहाज पाकिस्तान में पहुंच गया है, मुबारक हो, ये दिन बॉन्ड हो गया। अच्छा, उसकी ज्वाइनिंग तो 1 जनवरी को है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 दिसंबर से ऑनवर्ड वो पाकिस्तान का है, वो दिन काउंट हो रहे होंगे उसके। अभी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई जिसके लिए वो आ रहा है, नौकरी उसकी कब शुरू होगी, 1 जनवरी को, लेकिन हम अगर वो पहुंच गया यहाँ पे ये 6 दिसंबर को, आज से वो दिन काउंट होना शुरू हो जाएगी। कहता है डे आर पार्ट ऑफ ए डे वेयर इंडिविजुअल इज इन पाकिस्तान सोलली बाय रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट बिटवीन टू डिफरेंट प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान डज नॉट काउंट एज ए डे प्रेजेंट इन पाकिस्तान। ये बंदा छोड़ दिया हमने बस। ये कौन था वाला, इन ट्रांजिट वाला, जो दो डिफरेंट प्लेसेस पे जा रहा था आउटसाइड पाकिस्तान, एक जगह से उठा और दूसरी जगह पे जा रहा था, चाहे वो रेल के जरिए हो, चाहे वो कश्तियों के जरिए हो, हवाई जहाजों के जरिए, मग बस के जरिए, कोई भी हो, मंजिल एक मुल्क से दूसरा मुल्क है, और रास्ते में पाकिस्तान पड़ गया, यहाँ पे रुका है, जैसा भी जितने दिन रुका है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इन ट्रांजिट है, उसके दिन काउंट नहीं होंगे। याद रखोगे मेरे बच्चों, बस एवं छोटी सी बात, बाकी इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। रेजिडेंट कंपनी कब होगी, ये इतनी सी बात है बस। कंपनी का प्रेसिडेंट होगी अगर कंपनी की मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, यानी कि वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं एक टैक्स ईयर के अंदर पूरे का पूरा पाकिस्तान में कभी भी शिफ्ट हुआ हो, हम कहेंगे ये कंपनी रेजिडेंट है। अगर तो एक कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई, वो हमेशा रेजिडेंट होती है, चाहे वो पाकिस्तान में कभी आई ही ना हो। एक कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हो गए, वो रही ही यूके में और यूके में कारोबार कर रही है, वो हमेशा पाकिस्तान में क्या है, रेजिडेंट है। एक कंपनी जो किसी और मुल्क में इनकॉर्पोरेट हुई है और वो कंपनी क्या करती है, पाकिस्तान में उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल होली, होली मतलब पूरे का पूरा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल अज्यूम कर लो। अब वो पेपर में ये लफ्ज बोलता है कि कंपनी का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल होली ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ, वो ये लफ्ज बोलता है, इसके अलावा कभी उसने कुछ नहीं पूछा आपसे।
वो यही कहता है कि फलानी कंपनी है इनकॉर्पोरेट हुई है यूके में, उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पाकिस्तान में इस टैक्स ईयर में होली ट्रांसफर हुआ था, एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, वो पाकिस्तान में क्या है, रेजिडेंट है। याद रखोगे। और अगर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, ये भी क्या होगी, हमेशा रेजिडेंट कंपनी होगी। बस आखिरी बात, रेजिडेंट एसोसिएशन पर्सन, सेम वही, एसोसिएशन पर्सन का भी मैनेजमेंट कंट्रोल ही होता है मेरे, जो उसको मैनेज करते हैं। अगर एओपी हो, उसको मैनेज करने वाले लोग पाकिस्तान में होली या पार्शली, अब यहां पे लफज डिफरेंट है, वहां पे सिर्फ होली है, पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल, यहां पे चाहे पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल, चाहे उसका कोई हिस्सा, कोई एक दो बंदा जो भी हो, अगर वो पाकिस्तान में एक लम्हे के लिए भी एक टैक्स ईयर में आए हैं, वो एओपी क्या कहलाएंगे पाकिस्तान में, रेजिडेंट। एओपी के लिए होली या पार्शली, कंपनी के लिए होली, और इंडिविजुअल के लिए 183 दिन, या गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, या वो हमारा सिटीजन हो और किसी भी मुल्क का रेजिडेंट ना हो, तो हमारा रेजिडेंट है। प्रैक्टिस इंशाल्लाह मंडे को करेंगे, थोड़ा सा जितना कर सके वो करने की कोशिश करनी, समझना, तो कोशिश तो करना ना इंशाल्लाह। मंडे को इसके पास पेपर भी करेंगे और इसके क्वेश्चन बैंक के जो सवाल हैं वो भी करेंगे। तो मंडे को टेस्ट मेरा ख्याल, अभी आज हम क्वेश्चन नहीं कर सके, अभी रहने दो मंडे को टेस्ट। पर्सन इन यूएन असेंबलीज रिप्रेजेंट, बिल्कुल मेरे बच्चे, बिल्कुल जितने भी बाहर गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रहे हैं मेरे बच्चे, किसी भी लेवल पे, चाहे कोई डिप्लोमेटिक मिशन हो, चाहे वो ये जो एम्बेसीज होती हैं, चाहे वो किसी इस तरह के उसमें हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हो, या अल्लाह भला करे, अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए और फ़लस्तीनियों की भी हिफाजत फरमाए। जैसे अभी हमारी वो जाएंगी गवर्नमेंट के ये जो हमारे फौजी हैं, वो गजा में जाएंगे, तो अगर वहीं पे वो रहते हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, माओ के लाल हैं वो भी और ये भी, तो ये भी मेरे से पाकिस्तान में रेजिडेंट ही होंगे। हैं।